ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रात के समय बाई लुओयू को अपने शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही होती है। चेंजी का असिस्टेंट उसे देखकर समझ जाता है कि शायद किसी ने उसे नशीली दवा दी है। वो चेंजी से पूछता है कि क्या उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन चेंजी ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि अगर उसके पास इतना खाली समय है तो उसे कोई चैरिटी खोल लेनी चाहिए। चेंजी वहां से जाने लगता है, मगर बाई लुओयू उसे रोक लेती है। उसकी हालत इतनी खराब है कि वो चेंजी को उस जगह काम करने वाला मेल मॉडल समझ बैठती है। चेंजी उसे हटने के लिए कहता है, लेकिन तभी बाई लुओयू का पीछा कर रहा आदमी वहां आ जाता है। वो उसे नाम लेकर धमकाता है कि बाई लुओयू उससे बचकर नहीं भाग सकती और आज रात उसके बिना उसकी हालत और भी खराब हो जाएगी। बाई लुओयू उस आदमी को साफ बता देती है कि उसके जैसे घटिया इंसान के साथ रहने से तो किसी दूसरे आदमी के साथ होना कहीं बेहतर है। वो चेंजी से मदद मांगते हुए कहती है कि इसके बदले वो उसे दोगुने पैसे देगी। चेंजी उसे आराम से लेटने के लिए कहता है और डॉक्टर बुलाने की बात करता है, लेकिन बाई लुओयू उसकी आवाज की तारीफ करते हुए उसके और करीब आने लगती है। बाई लुओयू को अब भी अपने शरीर में तेज गर्मी महसूस हो रही होती है। वो चेंजी से कहती है कि अच्छा है, वो काफी मजबूत है। उसकी नसों में दवा की गर्म लहर दौड़ रही होती है, इसलिए चेंजी उसे शांत होकर रिलैक्स करने के लिए कहता है। अगली सुबह बाई लुओयू पिछली रात के बारे में सोचती है। उसे लगता है कि वो मेल मॉडल काफी समझदार था और उसका शरीर भी बहुत अच्छा था। बस अफसोस ये है कि दवा के असर की वजह से वो उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाई। तभी उसकी माँ का फोन आता है। माँ घबराते हुए बताती है कि बाई लुओयू के पिता अब उन्हें नहीं चाहते। वो उनसे डिवोर्स लेकर अपनी मिस्ट्रेस से शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर बाई लुओयू अपनी माँ को शांत करती है और कहती है कि वो सब संभाल लेगी। वो माँ से उसके अच्छे परिणाम का इंतजार करने को कहती है। इसके बाद बाई लुओयू अपनी दोस्त लुओ जुए यानी यांग यांग से पूरे मामले पर बात करती है। यांग यांग उसे याद दिलाती है कि सामने वाला आखिर उसका पिता है और अगर बाई लुओयू खुलकर उनके खिलाफ गई तो वो उसकी माँ को घर से निकालकर मिस्ट्रेस को उसकी सौतेली माँ बना सकते हैं। मगर बाई लुओयू कहती है कि जब उसके पिता उसके और उसकी माँ के बारे में नहीं सोच रहे तो वो भी उनके लिए नरमी नहीं दिखाएगी। उसके पिता उसकी बहन से शादी करना चाहते हैं, इसलिए बाई लुओयू उस लड़की के भाई को अपने जाल में फंसाने का फैसला करती है। वो देखना चाहती है कि उसके पिता अपनी बेटी और अपनी होने वाली पत्नी के भाई की शादी के बाद भी उस रिश्ते को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो उसके पिता को उसी आदमी को अपना दामाद और ब्रदर इन लॉ दोनों मानना पड़ेगा। बाई लुओयू यांग से उस मेल मॉडल की जांच के बारे में भी पूछती है। यांग हैरान होती है कि एक मेल मॉडल के साथ रात बिताने के बाद वह उसे लेकर इतनी परेशान क्यों है। बाई लुओयू बताती है कि वह उसे चुप रहने के पैसे देना चाहती है ताकि वह बाद में सामने आकर उसके प्लान को खराब न कर दे। आखिर में वो कहती है कि अब उसे घर छोड़ने खुद चैन ग्रुप का सीईओ आने वाला है। बाई लुओयू सीधे चैन ग्रुप पहुंचती है और रिसेप्शन पर कहती है कि उसे अपने पिता की मिस्ट्रेस से मिलना है। स्टाफ पहले नाम पूछता है, तब बाई लुओयू बताती है कि उस औरत का नाम झाओ यू है। रिसेप्शनिस्ट झाओ यू से कांटेक्ट करने लगता है। इसी दौरान वहां चैन जी पहुंचता है। बाई लुओयू को पता चलता है कि यही चैन ग्रुप का प्रेसिडेंट और झाओ यू का सौतेला भाई है। वो चुपचाप उसके चेहरे और कद काठी को देखती है। अपने प्लान के हिसाब से उसे चैन जी हर तरह से सही लगता है। चेहरा अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी है और उसकी मौजूदगी भी प्रभावशाली है। लेकिन चैन जी को देखते हुए बाई लुओयू को अजीब सा एहसास होता है। उसे लगता है कि उसने इस आदमी को पहले कहीं देखा है, मगर वो याद नहीं कर पाती कि चैन जी से उसकी मुलाकात कब और कहाँ हुई थी। बाई लुओयू को चैन जी की तरफ देखते हुए देखकर उसके साथ मौजूद उसकी दोस्त उसे चेतावनी देती है कि चैन जी ऐसा आदमी नहीं है जिसे वो आसानी से छेड़कर निकल जाए। अगर उसने चैन जी के साथ कोई चाल चलने की कोशिश की तो उसके नतीजे संभालना मुश्किल होगा। बाई लुओयू बात को टाल देती है क्योंकि वो यहाँ अपने असली निशाने झाओ यू से मिलने आई है। वो झाओ यू को सबके सामने बात करने के बजाय ऊपर चलने के लिए कहती है। बाई लुओयू साफ कर देती है कि वो नहीं चाहती कि पूरी कंपनी को पता चले कि झाओ यू उसके पिता को फंसाकर उनकी मिस्ट्रेस बनी हुई है। झाओ यू को लगता है कि बाई लुओयू सिर्फ उसे धमकाने आई है। उसे भरोसा है कि बाई लुओयू के पिता खुद अपनी बेटी को काबू में रखेंगे, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन बाई लुओयू उसके सामने खड़े होकर कहती है कि जब तक वो यहाँ है झाओ यू कभी भी बाई फैमिली के घर में कदम नहीं रख पाएगी। झाओ यू पलटकर उसकी माँ का अपमान करती है। वो कहती है कि बाई लुओयू को अपनी माँ से पूछना चाहिए कि वो अपने पति को संभाल कर क्यों नहीं रख पाई। बाई लुओयू जवाब देती,
है कि उसकी माँ कचरे को अपने जीवन से बाहर करना जानती है। झाओ यू और उसकी माँ में फर्क बस इतना है कि उन दोनों ने मिस्ट्रेस बनने को अपना पेशा बना लिया और उन्हें इस बात पर गर्व भी है। झाओ यू बाई लुओ यू को उकसाते हुए पूछती है कि क्या वो उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत रखती है। वो दावा करती है कि बाई लुओ यू उसके और बाई शिजे की शादी नहीं रोक सकती। शादी के बाद एक दिन उसे झाओ यू को माँ कहना ही पड़ेगा। बाई लुओ यू साफ कहती है कि वो झाओ यू का स्वागत नहीं करेगी। जाते जाते झाओ यू धमकी देती है कि वो एक दिन बाई लुओ यू को घुटनों पर बैठाकर खुद को माँ कहलवाएगी। झाओ यू से टकराने के बाद बाई लुओ यू चेन जी के ऑफिस में पहुंचती है। चेन जी के सामने वो उसे अंकल कहकर संबोधित करती है। चेन जी को महसूस होता है कि बाई लुओ यू न सिर्फ पुराने समय की बातें भूल चुकी है, बल्कि 1 महीने पहले हुई घटना भी उसे याद नहीं है। बाई लुओ यू सीधा मुद्दे पर आने से पहले कहती है कि उसने नीचे इतने लोगों के सामने झाओ यू को अपमानित किया है। चेन जी को ये देखकर संतुष्टि मिली होगी, क्योंकि झाओ यू की माँ भी चेन फैमिली में मिस्ट्रेस बनकर ही ऊपर आई थी। चेन जी उसकी बातों में उलझने के बजाय उसे अपना असली मकसद बताने के लिए कहता है। बाई लुओ यू कहती है कि झाओ यू ने उसकी माँ की जगह लेने के लिए उसके पिता को फंसाया। उसे शक है कि यह सब चेन जी के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि झाओ यू और बाई शिजे की शादी के बाद चेन फैमिली को बाई फैमिली के रिसोर्सेज मिल सकते हैं। चेन जी सवाल करता है कि अगर समस्या रिसोर्सेज की है तो दोनों फैमिलीज बिना शादी के भी बिजनेस एक्सचेंज कर सकती हैं। बाई लुओ यू कहती है कि अगर वह अपने पिता को समझा सकती तो यहाँ उससे मिलने नहीं आती। वह साफ कर देती है कि उसके पिता किससे प्यार करते हैं, इससे उसे फर्क नहीं पड़ता। उसकी परेशानी सिर्फ यह है कि उसे मिस्ट्रेस पसंद नहीं और वह झाओ यू को अपनी सौतेली माँ नहीं बनने देगी। वह बाई फैमिली के रिसोर्सेज झाओ यू के हाथों में जाने के बजाय चेन जी को देना ज्यादा पसंद करेगी। फिर बाई लुयू उसके सामने अपना असली प्रपोजल रखती है। वो कहती है कि चेन और बाई फैमिलीज के बीच शादी होनी ही है तो झाओ यू और उसके पिता की जगह वो और चेन जी शादी कर सकते हैं। उनकी शादी के बाद झाओ यू और बाई शिजे का रिश्ता नाम के हिसाब से अंकल और नीस का हो जाएगा। तब दोनों के लिए शादी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। चेन जी उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि वो क्या कह रही है। बाई लुओ यू अपना प्रपोजल दोहराती है, मगर चेन जी बिना ज्यादा समय लगाए शादी के लिए हाँ कर देता है। उसका तुरंत मान जाना बाई लुओ यू को भी हैरान कर देता है। बाई लुओ यू समझती है कि शायद चेन जी उसे सिर्फ अपने प्लान का हिस्सा बनाएगा। वो भरोसा दिलाती है कि वो अपनी फीलिंग्स के नाम पर उस पर कोई दबाव नहीं डालेगी। अगर भविष्य में चेन जी की पसंद की लड़की सामने आती है तो वो खुद उसकी जिंदगी से हट जाएगी। उसे उसके पैसे भी नहीं चाहिए और वो जरूरत पड़ने पर सिर्फ एक मोहरे की तरह काम करेगी। चेन जी उसकी सोच रोकते हुए कहता है कि वो महिलाओं के सहारे आगे नहीं बढ़ता और अपनी पत्नी की प्रॉपर्टी छीनने का भी उसका कोई इरादा नहीं है। मगर वो बाई लुओ यू को एक जरूरी बात बताता है। चेन फैमिली में डिवोर्स की कोई मिसाल नहीं है। एक बार उसने चेन जी से शादी कर ली तो वो जीवन भर उससे बंधी रहेगी, यहाँ तक कि मरने के बाद भी दोनों को साथ दफनाया जाएगा। चेन जी पूछता है कि क्या ये सुनकर वो पछता रही है। बाई लुओ यू तुरंत कहती है कि चेन जी के साथ जिंदगी भर बंधे रहना उसके लिए सम्मान की बात होगी। इसके बाद चेन जी उसे साथ चलने के लिए कहता है। वो शादी का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैरिज रजिस्ट्रेशन से पहले चेन जी आखिरी बार बाई लुओ यू से पूछता है कि कहीं ये सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला तो नहीं है। वो चाहता है कि बाई लुओ यू बाद में ये न कहे कि उसने जल्दबाजी में शादी कर ली। बाई लुओ यू उसे भरोसा दिलाती है कि वो अपना फैसला समझकर ले रही है। फिर भी वो एक शर्त रखती है, अगर भविष्य में दोनों की आपस में नहीं बनी तो चेन जी कम से कम तब तक डिवोर्स का इंतजार करे जब तक वो अपनी फैमिली की प्रॉब्लम पूरी तरह संभाल नहीं लेती। चेन जी बिना किसी हिचक के कहता है कि उनका डिवोर्स होगा ही नहीं। बाई लुओ यू इस शादी को उनकी पार्टनरशिप मानते हुए हाथ बढ़ाती है और इसे एक अच्छी कोलैबोरेशन कहती है। चेन जी भी उसकी बात स्वीकार कर लेता है। मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद बाई लुओ यू उसकी फोटो देखकर काफी खुश होती है। उसे लगता है कि चेन जी इतना हैंडसम है कि उससे शादी करके उसने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। चेन जी उसकी खुशी देखकर पूछता है कि वो इतनी खुश क्यों है। बाई लुओ यू बात संभालते हुए कहती है कि सर्टिफिकेट पर उसकी अपनी फोटो बहुत अच्छी आई है। अच्छे मूड का फायदा उठाकर वो चेन जी को अपने पूरे प्लान के बारे में बताती है। बाई फैमिली की तरफ जो कुछ संभालना है वो खुद संभालेगी और चेन फैमिली को मनाने या उलझाने की जिम्मेदारी चेन जी की होगी। वो चाहती है कि अगले दिन दोनों फैमिलीज की मुलाकात यादगार और काफी धमाकेदार हो। चेन जी उसके प्लान के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं। बाई लुओ यू पहले चेन जी का फोन छूने से झिझकती है, क्योंकि उसमें कंपनी से जुड़े सीक्रेट्स हो सकते हैं।
मगर चेन जी कहता है कि वो उसकी पत्नी है, इसलिए उसे उससे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। बाई लुओयू फिर उसका हाथ पकड़ने की परमिशन मांगती है। चेन जी उसकी तेजी पर सवाल करता है, लेकिन बाई लुओयू याद दिलाती है कि वे कानूनी तौर पर पति पत्नी बन चुके हैं, इसलिए हाथ पकड़ना कोई गलत बात नहीं है। चेन जी उसकी बात मान लेता है। बाई लुओयू चेन जी को एक साधारण सी अंगूठी देती है। वो मानती है कि ये अंगूठी उसके स्तर के हिसाब से अच्छी नहीं है, लेकिन अभी उनके प्लान के लिए इसका होना जरूरी है। वो कहती है कि पिता को विश्वास दिलाने के बाद चेन जी चाहे तो इसे उतार सकता है। चेन जी अंगूठी पहनकर कहता है कि बाद में वो सही साइज की दूसरी अंगूठी दिला देगा। बाई लुओयू को इस बात पर शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने इतनी सस्ती और ठीक से फिट न होने वाली अंगूठी उसे पहना दी। फिर बाई लुओयू को याद आता है कि उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट के अलावा एक भी साथ वाली फोटो नहीं है। सिर्फ सर्टिफिकेट की फोटो दिखाने पर उसके पिता समझ जाएंगे कि शादी अचानक हुई है, इसलिए दोनों को ऐसी तस्वीरें चाहिए जिनमें वे सचमुच प्यार करने वाला कपल लगे। बाई लुओयू चेन जी को अपने पास खड़ा करती है, उसका चेहरा सही दिशा में करवाती है और उसके साथ क्लोज फोटो लेती है। फोटो देखकर वह बहुत खुश होती है और कहती है कि जो लोग चेन जी को अच्छी तरह नहीं जानते वे भी दोनों को परफेक्ट कपल मानेंगे। वह मजाक में अपनी तारीफ करते हुए कहती है कि चेन जी ने उससे शादी करके अच्छा सौदा किया है, क्योंकि वह खुद किसी कीमती रत्न से कम नहीं है। चेन जी भी उसके साथ एक फोटो लेना चाहता है। वो अचानक फोटो खींच देता है, जिस पर बाई लुओयू शिकायत करती है कि वो तैयार भी नहीं थी। चेन जी फोटो दिखाता है और बाई लुओयू उसे फ्यूचर में अच्छी कॉम्पोजिशन का ध्यान रखने की सलाह देने लगती है। उन दोनों को इतने करीब खड़े होकर फोटोज लेते देखकर असिस्टेंट लू हैरान रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि ये वही दूर रहने वाला और गंभीर सीईओ है। अगले दिन चेन जी अपनी नई पत्नी को फैमिली से मिलाने वाला है, जबकि बाई लुओयू को अभी भी नहीं पता कि वो खुद अपने ही बनाए प्लान से कहीं ज्यादा बड़ी सिचुएशन में प्रवेश कर चुकी है। बाई लुओयू के जाने के बाद असिस्टेंट लू चेन जी को उसकी शादी की बधाई देता है। फिर वो एक जरूरी सवाल करता है, बाई लुओयू चेन जी को पहचान क्यों नहीं पाई और चेन जी ने उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई। चेन जी कहता है कि उस रात बाई लुओयू पूरी तरह होश में नहीं थी, इसलिए उसका चेहरा याद न रख पाना स्वाभाविक है। वो ये भी समझता है कि कुछ दिनों से बाई लुओयू अपने फैमिली मामले को लेकर परेशान थी। उसने झाओ यू को अपने पिता से शादी करने से रोकने के लिए एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जिसे वह अपनी नजर में लगभग अजनबी समझती है। असिस्टेंट लू को समझ नहीं आता कि बाई लुओयू को समझदार कहे या बेवकूफ, मगर चेन जी कहता है कि उससे शादी करने का फैसला करके वह बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं है। उसे साफ पता है कि बाई लुओयू अपने प्लान में उसका इस्तेमाल कर रही है, फिर भी वह उसकी समझदारी की तारीफ करता है। असिस्टेंट लू चेन जी की हालत देखकर सोचता है कि उसका सीईओ अपनी नई पत्नी के प्यार में इतना डूब चुका है कि इस्तेमाल होने पर नाराज होने के बजाय उसी की तारीफ कर रहा है। उधर बाई फैमिली में बाई शिजे झाओ यू को शांत करते हुए भरोसा दिलाता है कि वो आज अपनी नाफरमान बेटी को सबक जरूर सिखाएगा। बाई लुओयू घर पहुंचती है तो पिता उससे पूछते हैं कि वो कहाँ गई थी। वो पहले प्यार से पिता की चिंता करने का नाटक करती है और फिर कहती है कि उसे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। बाई लुओयू खुलासा करती है कि वो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने गई थी। बाई शिजे और झाओ यू दोनों हैरान रह जाते हैं। बाई शिजे गुस्से में पूछता है कि विदेश में कुछ साल रहने के बाद क्या वो इतनी बड़ी हो गई है कि किसी भी आदमी से शादी कर ले। वो उस आदमी के बारे में कुछ जानती तक नहीं है। बाई लुओयू कहती है कि उसने खुद उस आदमी को पसंद किया और खुद ही उसका पीछा किया। झाओ यू तुरंत ताना मारती है कि किसी आदमी के पीछे भागने वाली लड़की की कोई कीमत नहीं होती। बाई लुओयू उससे पूछती है कि अपनी पसंद के आदमी को पाने की कोशिश करने में गलत क्या है। बाई शिजे भी फिलहाल बात संभालते हुए कहता है कि अगर बाई लुओयू वास्तव में उस आदमी को पसंद करती है तो पहले उसकी सिचुएशन समझनी चाहिए। जब उससे पति की पहचान पूछी जाती है तो बाई लुओयू झूठी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि उसका पति एक छोटी कंपनी का साधारण एम्प्लॉई है, उसके पास न कोई फैमिली वेल्थ है और न ही कोई बड़ी एम्बिशन। उसे डर था कि पिता इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे, इसलिए उसने पहले सर्टिफिकेट बनवा लिया। बाकी हर चीज में वो आदमी बहुत अच्छा है, खासकर उसका चेहरा बाई लुओयू की पसंद के बिल्कुल अनुसार है। वो चेन जी की ऐसी फोटो दिखाती है जिसमें उसे पहचानना आसान नहीं है। झाओ यू को उस आदमी की आंखें जानी पहचानी लगती हैं और वो फोटो दोबारा मांगती है। बाई लुओयू जानबूझकर फोटो वापस रख लेती है और कहती है कि अगले दिन झाओ यू उससे खुद मिल लेगी
उसे पूरा भरोसा है कि झाओ यू उस आदमी को देखकर बहुत संतुष्ट होगी। बाई लुओयू कमरे से चली जाती है। उसके जाने के बाद झाओ यू बाई शिजे से कहती है कि यह शादी उनके लिए अच्छी है। वे पहले सोच रहे थे कि शादी के दौरान बाई लुओयू को कैसे काबू करेंगे, लेकिन अब वो खुद शादी कर चुकी है। इससे वो उनके विवाह में ज्यादा परेशानी पैदा नहीं कर पाएगी। अपने कमरे में जाकर बाई लुओयू यांग यांग को कॉल करती है और बताती है कि उसका प्लान सफल हो गया। यांग यांग हैरान होती है कि काम इतनी जल्दी कैसे हो गया। उसे सबसे ज्यादा शक इस बात पर है कि चेन जी ने बिना ज्यादा सवाल किए शादी के लिए तुरंत हाँ क्यों कह दी। यांग यांग पूछती है कि कहीं चेन जी पहले से बाई लुओयू को पसंद तो नहीं करता। बाई लुओयू उसके पास शादी का प्रपोजल लेकर गई और चेन जी ने ऐसे स्वीकार किया जैसे उसकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो गई हो। यांग यांग को लगता है कि अपनी चाल चलते चलते बाई लुओयू खुद किसी बड़े जाल में फंस गई है। बाई लुओयू उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती। वो कहती है कि सामने वाला चेन ग्रुप का प्रेसिडेंट चेन जी है। उसने ऐसा क्या कर दिया होगा कि चेन जी उसके लिए लंबे समय से कोई इच्छा लेकर बैठा हो। फिलहाल बाई लुओयू का पूरा ध्यान अगले दिन होने वाली फैमिली मीटिंग पर है। वो झाओ यू और अपने पिता के चेहरे देखने के लिए बेचैन है। यांग यांग उसे पूरी मुलाकात रिकॉर्ड करने के लिए कहती है। वो ख़ास तौर पर सुनना चाहती है कि बदलते रिश्तों के बाद कौन किसे पापा और कौन किसे ब्रदर इन लॉ कहता है। दूसरी तरफ झाओ यू अपनी माँ से मिलने पहुंचती है। उसकी माँ शिकायत करती है कि वो देर से क्यों आई। झाओ यू कहती है कि उसे बाई शिजे से मिलने के लिए कहा गया था, इसलिए वो वही मामला संभाल रही थी। मगर उसकी माँ के लिए अभी सबसे बड़ी खबर चेन जी की शादी है। झाओ यू पहली बार सुनती है कि चेन जी ने अचानक एक लड़की के साथ मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया है। उसकी माँ बताती है कि यह सुनकर चेन जी के पिता इतने गुस्से में थे कि उसे मारना चाहते थे। फिर भी उन्होंने उस लड़की से मिलने की मंजूरी दी क्योंकि उन्हें बताया गया कि वो किसी अमीर फैमिली की बेटी है। सबसे अजीब बात यह है कि चेन जी ने उस लड़की के सामने अपनी असली पहचान छिपाई। उसने खुद को गरीब बता लेकिन उस लड़की ने पैसा ना होने के बावजूद उसे स्वीकार कर लिया और उल्टा उसकी मदद भी की। झाओ यू को ये व्यवहार चेन जी के स्वभाव जैसा नहीं लगता। उसकी माँ उसे फिलहाल चेन जी का मामला छोड़कर बाई शिजे पर ध्यान देने को कहती है। उसे जल्द से जल्द बाई शिजे से शादी करके बाई फैमिली के रिसोर्सेज हासिल करने हैं। उन्हीं रिसोर्सेज की मदद से उसका भाई चेन जी को हटाकर चेन फैमिली का नया हेड बन सकता है। झाओ यू भरोसा दिलाती है कि बाई शिजे के साथ उसकी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसकी माँ साफ कहती है कि उन तीनों का फ्यूचर इसी शादी पर निर्भर है, इसलिए उन्हें हर हाल में जीतना होगा। इसी दौरान चेन जी को पता चलता है कि उसकी पत्नी पहुंच गई है। वो उसे लेने बाहर जाने लगता है। फैमिली वाले भी मुलाकात की तैयारी करने लगते हैं। होटल में बाई शिजे और झाओ यू की मुलाकात होती है। दोनों को ये बहुत बड़ा संयोग लगता है कि बाई लुओयू और चेन जी ने एक ही दिन मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया, एक ही दिन फैमिलीज को मिलाने का फैसला किया और उसके लिए एक ही होटल चुना। बाई शिजे अभी भी मानता है कि उसकी बेटी किसी गरीब आदमी को लेने गई है। झाओ यू को अच्छा लगता है कि बाई लुओयू की शादी हो गई, क्योंकि अब वो उनके बीच बार बार परेशानी नहीं खड़ी करेगी। फिर भी झाओ यू की आंख लगातार फड़क रही है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। बाई शिजे उसे समझाता है कि शायद वो ठीक से सोई नहीं है। झाओ यू को पता चलता है कि चेन जी के पिता भी होटल में मौजूद हैं। वो अपनी आने वाली शादी की वजह से उनसे मिलने अंदर जाती है। बाई शिजे भी उनके सामने आदर से बैठ जाता है। वो बताता है कि उसकी बेटी ने अचानक शादी कर ली है और आज वो भी दामाद के परिवार से मिलने यहाँ आया है। चेन जी के पिता बताते हैं कि उनके बेटे चेन जी ने भी पिछले दिन मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया है। दोनों को लगता है कि उनके बच्चों की शादी एक ही समय पर हुई है, इसलिए बाद में सबको साथ बैठाकर पहचान करवा दी जाएगी। तभी बाई लुओयू चेन जी के साथ अंदर आती है। चेन जी के फैमिली मेंबर्स बाई लुओयू को देखते ही उसे मैडम कहकर एड्रेस करते हैं। बाई लुओयू पहले झाओ यू का इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है कि झाओ यू उसके पिता की गर्लफ्रेंड और उसकी होने वाली सौतेली माँ है। फिर वो चेन जी की तरफ इशारा करके बताती है कि यही उसका पति है, जिसके साथ उसने कल मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया था। इतना सुनते ही झाओ यू और बाई शिजे दोनों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि बाई लुओयू का कथित गरीब पति असल में चेन जी है। चेन जी सबके सामने मान लेता है कि उसने बाई लुओयू से अपनी असली पहचान छिपाई थी। वो जानना चाहता था कि बाई लुओयू उसे उसके व्यक्तित्व की वजह से चाहती है या उसके पैसों के कारण। बाई लुओयू भी उसी समय अपना नाटक शुरू कर देती है। वो हैरान होने का अभिनय करते हुए कहती है कि चेन जी तो झाओ यू का भाई निकला। अगर झाओ यू उसके पिता से शादी करेगी और वो चेन जी की पत्नी बनी रहेगी तो उसे अपने पिता को ब्रदर इन लॉ कहना पड़ेगा।
झाओ यू बाई लुओ यू पर जानबूझकर ये सब करने का आरोप लगाती है। उसका कहना है कि बाई लुओ यू ने सिर्फ उनकी शादी रोकने के लिए चेन जी को फंसाया। बाई लुओ यू मासूम बनते हुए कहती है कि अगर उसे पता होता कि चेन जी झाओ यू का भाई है तो वो कभी उससे प्यार नहीं करती। वो चेन जी से कहती है कि ये रिश्ता बहुत उलझा हुआ है और उन्हें डिवोर्स ले लेना चाहिए। चेन जी तुरंत उसका साथ निभाते हुए उसे संभालता है। वो सबके सामने कहता है कि उसे बाई लुओ यू से पहली नज़र में प्यार हो गया था और वो उसके अलावा किसी से शादी नहीं करेगा। अगर बाई शीजे भी झाओ यू से सच में प्यार करते हैं तो उन्हें इस उलझे हुए रिलेशनशिप को सहना सीखना होगा। बेटी अगर पिता को ब्रदर इन लॉ कह दे तो ये पूरी तरह असंभव भी नहीं है। चेन जी के पिता गुस्से में उसे नालायक बेटा कहते हैं और तुरंत डिवोर्स का आदेश देते हैं। चेन जी साफ मना कर देता है। उसके पिता घोषणा करते हैं कि अगर चेन जी अपनी जिद पर अड़ा रहा तो चेन फैमिली की प्रॉपर्टी से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा और उसे फैमिली से निकाल दिया जाएगा। चेन जी पूछता है कि उसे हटाने के बाद चेन फैमिली किस नाकाबिल आदमी को सौंपी जाएगी। दूसरा बेटा दावा करता है कि फैमिली संभालने के लिए वो काफी है। चेन जी उसे याद दिलाता है कि उसने एक ही गलत डिसीजन में कंपनी के 100 मिलियन से ज्यादा डुबो दिए थे। उसके हिसाब से अगर कोई नाकाबिल है तो उसे कम से कम अपनी नाकाबिलियत स्वीकार करनी चाहिए। चेन जी के पिता फिर भी कहते हैं कि बाई लुओ यू और चेन जी की शादी स्वीकार नहीं होगी। दूसरी तरफ झाओ यू और बाई शीजे पहले से एंगेज्ड है, इसलिए वे जब चाहे मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बाई लुओ यू और चेन जी एक दूसरे का साथ देते हुए अपना नाटक जारी रखते हैं। बाई लुओ यू पिता के सामने दुखी बनकर कहती है कि अगर उसे चेन जी और झाओ यू के रिश्ते का पता होता तो वो कभी ये शादी नहीं करती। चेन जी भी अपने फादर इन लॉ के सामने ऐसा अभिनय करता है जैसे वो बाई लुओ यू को छोड़ने की सोच भी नहीं सकता। दोनों की एक्टिंग इतनी अच्छी होती है कि वे मन ही मन एक दूसरे की तारीफ करते हैं। झाओ यू और बाई शीजे अपनी ही शादी से बने उलझे रिश्ते में फंस जाते हैं, जबकि बाई लुओ यू का प्लान पूरी तरह सफल हो जाता है। मीटिंग से बाहर निकलने के बाद बाई लुओ यू खुशी से पूछती है कि क्या झाओ यू अब तक पागल हो चुकी होगी। चेन जी उसकी खुशी पहचान लेता है। बाई लुओ यू चेन जी की एक्टिंग की तारीफ करती है और कहती है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि गंभीर रहने वाला चेन जी इतना अच्छा मजाक और अभिनय भी कर सकता है। चेन जी भी उसे एक्टिंग का मास्टर कहता है। तभी बाई लुओ यू की माँ का फोन आ जाता है। बाई लुओ यू घबराकर बताती है कि उसने पिछले दिन शादी कर ली थी और उन्हें बताना भूल गई। वो चेन जी की तारीफ करते हुए कहती है कि उसका पति बहुत हैंडसम है, अच्छा है और उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। माँ गुस्से में उसे तुरंत वापस आने के लिए कहती है। बाई लुओ यू आधे घंटे में पहुंचने का वादा करती है, लेकिन फिर हैरान होकर पूछती है कि उन्हें उसकी शादी का पता कैसे चला। माँ बताती है कि उसकी शादी की खबर पूरे इंटरनेट पर फैली हुई है। कॉल खत्म होने के बाद बाई लुओ यू चेन जी से पूछती है कि क्या उसने उनकी शादी की खबर मीडिया में जारी करवाई है। चेन जी उल्टा पूछता है कि क्या वो दुनिया के सामने दिखाने लायक नहीं है। बाई लुओ यू तुरंत उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि वो तो इतना शानदार है कि उसकी मौजूदगी से लोग जलने लगेंगे। वो चेन जी से उसे माँ के घर छोड़ने के लिए कहती है। चेन जी सिर्फ छोड़ने के बजाय अपनी मदर इन लॉ से मिलने का फैसला करता है। बाई लुओ यू उसे पहले ही बता देती है कि उसकी माँ अब बाई फैमिली के बड़े घर में नहीं रहती। वो एक पुरानी और छोटी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहती हैं, जहाँ एलिवेटर भी नहीं है। चेन जी कहता है कि बाई लुओ यू की माँ अब उसकी भी माँ है। उनका बाई फैमिली में क्या स्टेटस है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाई लुओ यू उससे एक और वादा करवाती है कि माँ के सामने दोनों के बीच दूरी नहीं दिखनी चाहिए। उन्हें सच्चे हस्बैंड वाइफ की तरह व्यवहार करना होगा। सीढ़ियाँ चढ़ते समय बाई लुओ यू बार बार पीछे मुड़कर चेन जी को देखती है। चेन जी उसे कहता है कि वो इतना नाजुक नहीं है, वो एक बड़ा आदमी है और सिर्फ 4 मंजिल चढ़ने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चेन जी अपना परिचय देता है और मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने से पहले उनसे मिलने न आने के लिए माफ़ी मांगता है। बाई लुओ यू की माँ पहले चेन जी की उम्र पूछती है। बाई लुओ यू उनके सामने लाड़ दिखाते हुए अपने पति की तारीफ करने लगती है तो माँ उसे ज़्यादा एक्टिंग करने से रोकती है। बाई लुओ यू जवाब देती है कि वो आज भी उनकी बेटी है और अपनी माँ के सामने प्यार दिखाने में कोई गलत बात नहीं है। बाई लुओ यू तुरंत माँ से प्यार जताने लगती है। वो चेन जी को उनके सामने खड़ा करके उसकी तारीफ करती है कि उसका पति कितना हैंडसम और चार्मिंग है। माँ उसे इतनी एक्टिंग करने से रोकती है, लेकिन बाई लुओ यू कहती है कि वो आज भी उनकी बेटी है और बेटी अपनी माँ के सामने प्यार नहीं दिखाएगी तो किसके सामने दिखाएगी। इसके बाद माँ दोनों से गंभीर बात करती हैं। वो कहती हैं कि बाई शीजे और उनके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम ने बाई लुओ यू को काफ़ी प्रभावित किया है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसी गुस्से में बाई
लुओयू अपनी मैरिज को हल्के में ले। माँ चेंजी से साफ कहती है कि वो उनसे सच नहीं छिपा सकता। उन्हें समझ आ रहा है कि ये शादी शायद बाई लुओयू का आइडिया थी। वो चेंजी से आग्रह करती है कि इसके लिए वो बाई लुओयू को दोष न दे। उनका कहना है कि अगर पति पत्नी के बीच प्यार न हो तो साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी मैरिज को जीवन भर निभाना और भी कठिन है। इसलिए अगर किसी दिन चेंजी को लगे कि वो ये रिश्ता आगे नहीं निभा सकता तो वो बाई लुओयू को जाने दे। चेंजी उन्हें भरोसा दिलाता है कि चैन फैमिली में डिवोर्स की परंपरा नहीं है। वो इस मैरिज को बीच में छोड़ने वाला नहीं है और दोनों साथ रहेंगे। माँ खाना बनाने चली जाती है और बाई लुओयू व चेंजी को आपस में समय बिताने देती है। चेंजी कहता है कि उसकी माँ उतनी सख्त नहीं है जितना बाई लुओयू ने बताया था। बाई लुओयू जवाब देती है कि उसकी माँ सख्त है भी नहीं, बस थोड़ी ज्यादा बातें और चिंता करती हैं। उसे ये बात अजीब लगती है कि माँ ने आज न उसे डांटा और न ही ज्यादा समझाया। शायद उन्हें लग रहा है कि चेंजी इतना शानदार है कि इस मैरिज में नुकसान बाई लुओयू का नहीं बल्कि चेंजी का हो रहा है। चेंजी बताता है कि कार में दोनों कुछ ही सेंटीमीटर्स की दूरी पे बैठे थे, इसलिए उसने उसकी माँ की फोन पे कई बातें सुन ली थी। बाई लुओयू उस पर दूसरे लोगों की कॉल सुनने का आरोप लगाती है, लेकिन चेंजी कहता है कि वो बहरा नहीं है। बातों के बीच बाई लुओयू उसे एक खट्टी चीज चखने को देती है। चेंजी खाते ही समझ जाता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। बाई लुओयू मासूम बनकर कहती है कि उसने सिर्फ इसे जूसी बताया था, मीठा कभी नहीं कहा। तभी दरवाजे पर गिफ्ट्स पहुंच जाते हैं। चेंजी बताता है कि जल्दी में वो सही गिफ्ट्स नहीं चुन पाया था, इसलिए उसने बहुत सा सामान अलग से मंगवा लिया। बाई लुओयू की माँ इतनी सारी चीजें देखकर मना करती हैं, लेकिन बाई लुओयू कहती है कि चेंजी के पास पैसा है, इसलिए उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। चेंजी कहता है कि बाई लुओयू की माँ उसकी भी माँ है और माँ पर पैसा खर्च करना बेटे का कर्तव्य है। वो खास तौर पर पैसे भी लाया है क्योंकि बाई लुओयू ने बताया था कि उसकी माँ को पैसा पसंद है। माँ उसे खुशी से अपना सन इन लॉ स्वीकार कर लेती है। बाई लुओयू तुरंत चेंजी से पूछती है कि उसने माँ के सामने उसकी कैसी इमेज बनाई हुई है। माँ से मिलने के बाद बाई लुओयू वापस बाई फैमिली के घर जाती है और अपने पिता के सामने प्लान का अगला हिस्सा शुरू करती है। वो कहती है कि चेंजी और उसका डिवोर्स होना आसान नहीं है। चेंजी इस समय बहुत नाराज है और पूरा डिसीजन उसी के हाथ में है। बाई लुओयू डरने का अभिनय करते हुए कहती है कि चेंजी बहुत डोमिनेटिंग और खतरनाक है। वो अब इस शादी में नहीं रहना चाहती और चैन फैमिली में जाने से डरती है। वहाँ कोई उसे पसंद नहीं करता और अगर वो उस फैमिली में गई तो उसका अंत अच्छा नहीं होगा। वो पिता के सामने रोने जैसा व्यवहार करते हुए कहती है कि सिर्फ वही उसके लिए अच्छे हैं, उसके लिए बाई फैमिली ही असली घर है। बाई शिजे उसकी बातों में आ जाता है। वो वादा करता है कि चेंजी से इस बारे में खुद बात करेगा। फिलहाल वो बाई लुओयू को कमरे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देता। वो आदेश देता है कि अब से वो कमरे में ही रहेगी। कुछ समय बाद बाई फैमिली की सर्वेंट बाई लुओयू को जगाती है और बताती है कि उसके पिता उसे नीचे बुला रहे हैं क्योंकि उनका सन इन लॉ आ चुका है। बाई लुओयू सर्वेंट से कहती है कि वो पिता को बता दे। वो नीचे नहीं आएगी और चैन फैमिली में वापस भी नहीं जाना चाहती। सर्वेंट जवाब देती है कि अगर वो नीचे नहीं गई तो बाई शिजे ने चेंजी को ऊपर भेजने की अनुमति दे दी है। ये सुनते ही बाई लुओयू तुरंत नीचे जाने के लिए तैयार हो जाती है। नीचे बाई शिजे चेंजी के साथ बहुत प्यार से पेश आ रहा होता है। वो उसे सन इन लॉ कहता है और चेंजी भी उसे फादर इन लॉ बुला रहा होता है। बाई लुओयू हैरान होने का नाटक करती है कि दोनों अचानक इतने करीब कैसे हो गए। चेंजी साफ कहता है कि वो अपनी पत्नी को लेने आया है। चूंकि बाई शिजे उनकी मैरिज स्वीकार कर चुका है, इसलिए वो बाई लुओयू को अपने साथ ले जाएगा। वो ये भी कहता है कि शादी वाले दिन उसे लेने के लिए आदमी भेज देगा, लेकिन उसका बाकी सामान पहले ही उसके घर भिजवा दिया जाए। बाई शिजे अपनी बेटी को समझाता है कि अब उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए उसे पति को प्राथमिकता देनी चाहिए। उसे अच्छी पत्नी बनकर चेंजी का साथ देना और फ्यूचर में बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। चेंजी तुरंत कहता है कि उसने कोई नैनी नहीं रखी है। बाई लुओयू की शादी उसके करियर और डेवलपमेंट को नहीं रोकेगी। उसके हिसाब से महिलाओं का अपना करियर होना भी जरूरी है। जाते समय बाई लुओयू भावुक बातें करते हुए कहती है कि बाई शिजे हमेशा उसके सबसे प्यारे पिता रहेंगे। बाई शिजे उसकी बातों में आकर उसे चेंजी के साथ जाने की अनुमति दे देता है। घर से बाहर निकलने के बाद चेंजी बताता है कि आज से बाई लुओयू उसके साथ उसके घर में रहेगी। वो सवाल करता है कि इतने डिटेल में प्लान बनाने के बावजूद क्या बाई लुओयू ने ये नहीं सोचा था कि शादी के बाद उन्हें साथ रहना होगा। बाई लुओयू कहती है कि सब कुछ बहुत अचानक हो रहा है। फिर वो पूछती है कि चेंजी ने उसके पिता से ऐसा क्या कहा कि उनका व्यवहार एकदम बदल गया। उसे पता चलता है कि बाई शिजे ने उसकी डाउरी के रूप में शेयर्स, शॉप्स और रियल एस्टेट दी है। बाई लुओयू अपने पिता की कंजूसी जानती है, इसलिए ये सब
देखकर हैरान रह जाती है। चेंजी बताता है कि ये प्रॉपर्टी बाय लुओयू के लिए है। इसके बदले चेंजी ने बेट्रोथाल गिफ्ट के तौर पर एक पूरी बिल्डिंग, दुकानों से भरी पूरी स्ट्रीट, 2 शॉपिंग मॉल्स और 2 होटल्स दिए हैं। इतना ही नहीं, उसने चेन ग्रुप के 10% शेयर्स भी इस एग्रीमेंट में रख दिए हैं। जब उसे पता चलता है कि इतना सब वास्तव में उसके लिए है, तो उसे चेंजी की बातें काफी सही लगने लगती हैं। चेंजी मजाक में पूछता है कि अब उसे बेट्रोथल गिफ्ट देना सही लग रहा है। बाई लुओयू कहती है कि अब वो उसकी बात मानेगी। चेंजी इसी मौके पर याद दिलाता है कि उसे अपने घर ले जाने का डिसीजन भी उसी का है। चेंजी बाई लुओयू को अपने घर लेकर पहुंचता है और वहां उसकी मुलाकात आन जुआंग से करवाता है। वो बताता है कि आन जुआंग पहले उसकी माँ की देखभाल करती थी और बाद में उन्होंने ही उसे संभाला। आन जुआंग बाई लुओयू को देखकर बहुत खुश होती हैं। वो बताती हैं कि पिछली रात जैसे ही उन्हें चेंजी की शादी का पता चला, एक्साइटमेंट की वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाई। बाई लुओयू को सामने देखकर उन्हें लगता है कि वो उनकी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर है। वो बार बार कहती हैं कि चेंजी और बाई लुओयू साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वो बताती है कि उन्होंने बाई लुओयू की पसंद के हिसाब से खाना तैयार किया है। अगर उसे स्वाद पसंद न आए तो वो अगली बार उसे बदल देंगी। बाई लुओयू हैरान होकर पूछती है कि उन्हें उसकी पसंद कैसे पता है। आन जुआंग बताती है कि चेंजी ने पहले ही उसकी खाने की पसंद के बारे में पता कर लिया था। उसने सारी बातें डिटेल में लिखकर उन्हें दी थी। आन जुआंग कहती है कि उन्होंने चेंजी को इतने सालों से संभाला है, लेकिन पहली बार उसे किसी इंसान की इतनी केयर करते देखा है। बाई लुओयू ये सुनकर चेंजी को नए नजरिए से देखने लगती है। खाना खाने के बाद बाई लुओयू चेंजी से कहती है, पति, अब जाकर आराम कर लो। कुछ समय बाद चेंजी बाई लुओयू को बुलाने आता है क्योंकि खाने का समय हो चुका होता है। तभी उसकी नज़र बाई लुओयू और यांग यांग की चैट पर पड़ जाती है। बाई लुओयू घबराकर उसका फ़ोन छिपाने की कोशिश करती है और शिकायत करती है कि चेंजी दूसरे लोगों की प्राइवेट चैट कैसे देख सकता है। वो सफाई देती है कि लड़कियां आपस में ऐसी बेकार बातें करती रहती हैं और उन मैसेजेस को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। चेंजी कहता है कि उसे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। इसी दौरान वो बाई लुओयू के पास आकर उसके शरीर या कपड़े पर लगा छोटा सा टुकड़ा हटाता है और मौका मिलने पर उसे हल्के से पिंच कर देता है। बाई लुओयू हैरान होती है, लेकिन चेंजी बड़ी सहजता से कहता है कि वे हस्बैंड वाइफ हैं। अब उन्हें साथ खाना, साथ रहना और एक ही घर में सोना है, इसलिए थोड़ा फिजिकल कांटेक्ट होना सामान्य है। चेंजी के इस बदलते व्यवहार से बाई लुओयू का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो अपनी हालत छिपाने के लिए तुरंत कहती है कि उसे भूख लगी है और उन्हें खाना खाना चाहिए। आन जुआंग खुश होकर कहती है कि इस घर को आखिर उसकी मिस्ट्रेस मिल गई। अब ये पहले की तरह ठंडा और खाली नहीं रहेगा। बाई लुओयू पूछती है कि क्या चेंजी पहले बहुत अकेला रहता था। आन जुआंग बताती है कि वो हमेशा अकेला आता जाता था। उन्हें डर था कि वो जिंदगी भर इसी तरह अकेला रह जाएगा। फिर आन जुआंग बताती है कि बाई लुओयू का सामान मास्टर बेडरूम में रख दिया गया है। बाई लुओयू चौंक जाती है क्योंकि इसका मतलब है कि उसे उसी रात चेंजी के साथ कमरा शेयर करना पड़ सकता है। वो चुपके से आन जुआंग से सामान दूसरे बेडरूम में रखने को कह देती है। रात में बाई लुओयू को सोने से पहले गर्म दूध मिलता है। वो दूध लेकर आन जुआंग को धन्यवाद देती है। दूध पीते ही बाई लुओयू को उसका स्वाद बहुत पसंद आता है। वो चेंजी से पूछती है कि ये किस ब्रांड का दूध है, क्योंकि इसे पीकर उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। चेंजी उसे ज्यादा सोचने के बजाय आराम करने के लिए कहता है। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं। बाई लुओयू भी कहती है कि अब वे अगली सुबह मिलेंगे। अगली सुबह यांग यांग सबसे पहले बाई लुओयू से पूछती है कि क्या सच में दोनों ने अलग अलग कमरों में रात बिताई। बाई लुओयू कहती है कि वो पहले ही बता चुकी है। फिलहाल उसका और चेंजी का रिश्ता सिर्फ लीगल मैरिज तक सीमित है। यांग यांग उसे याद दिलाती है कि चेंजी उसके लिए बहुत कुछ कर चुका है। उसने इतनी बड़ी बेट्रोथल प्रॉपर्टी दी, बाई फैमिली से उसके नाम की डाउरी निकलवाई और हर मामले में उसका साथ दिया। यांग यांग फिर पूछती है कि क्या सच में चेंजी उसे पसंद नहीं करता। बाई लुओयू मानने के लिए तैयार नहीं होती। उसे लगता है कि चेंजी के मन में जरूर कोई दूसरा मकसद होगा, मगर क्योंकि चेंजी अभी तक उनके एग्रीमेंट को लेकर ईमानदार रहा है, बाई लुओयू सोचती है कि उसे भी किसी समय अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए। यांग यांग कहती है कि बाई लुओयू खुद भी अब चेंजी की काफी केयर करने लगी है। अगर वो इतने हैंडसम और रिच आदमी की तरफ आकर्षित हो गई हो तो इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है। बाई लुओयू तुरंत इनकार करती है, लेकिन दोनों के बीच बाउंड्रीज लगातार कम होती जा रही हैं। ब्रेकफास्ट पर चेंजी बाई लुओयू को गुड मॉर्निंग कहता है और पहले आराम से खाना खाने के लिए कहता है।
वो बताता है कि खाना खाने के बाद दोनों वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जाएंगे। बाई लुओयू कहती है कि वेडिंग ड्रेस चुनना बहुत छोटा काम है। चेंजी इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है, इसलिए उसे अपना समय इसमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो खुद जाकर ड्रेस देख सकती है। चेंजी जवाब देता है कि किसी इंसान की जिंदगी में शादी सामान्य तौर पर एक बार होती है, इसलिए उससे जुड़ी चीजों को सीरियस तरीके से करना चाहिए। वो इस वेडिंग को हल्के में नहीं लेने वाला। फिर उसकी नजर बाई लुओयू की उंगली पर जाती है। वो देखता है कि बाई लुओयू अब भी वही सस्ती रिंग पहने हुए है। बाई लुओयू शिकायत करती है कि चेंजी ने अपनी रिंग पहले ही उतार दी। चेंजी कहता है कि वो रिंग बहुत सस्ती और ठीक साइज की नहीं थी। वो अगले कुछ दिनों में नई अंगूठी खरीदने के बारे में सोच रहा था। बाई लुओयू को उसकी बातों में शिकायत सुनाई देती है। चेंजी कहता है कि उसने पिछली रात ठीक से नींद नहीं ली, इसलिए उसकी आवाज ऐसी लग रही है। आखिर में दोनों फैसला करते हैं कि वे एक दूसरे के लिए नई रिंग्स चुनेंगे और फिर उन्हें साथ में बदलेंगे। ब्राइडल शॉप पहुंचने के बाद स्टाफ बाई लुओयू से पूछता है कि उसे कौन सी वेडिंग ड्रेस पसंद है। सामने कई खूबसूरत ड्रेसेस रखी होती हैं, इसलिए बाई लुओयू कहती है कि कोई ऐसी ड्रेस चुन दी जाए जो उसके साइज में ठीक आए। स्टाफ बताता है कि यहाँ रखी हर वेडिंग ड्रेस चेन जी ने खास तौर पर बाई लुओयू के लिए कस्टम बनवाई है, इसलिए हर ड्रेस उसके साइज में बिल्कुल फिट होगी। उसे सिर्फ अपनी पसंद चुननी है। बाई लुओयू पहली ड्रेस पहनने का फैसला करती है। ड्रेस की बारीकी देखकर वो हैरान रह जाती है। स्टाफ बताता है कि इसे 6 मास्टर कारीगरों ने 1 महीने से ज्यादा समय लगाकर बनाया है। इसके पर्ल्स और डायमंड्स भी हाथ से लगाए गए हैं। बाई लुओयू सोचती है कि वो अभी चेंजी को ठीक से जानती भी नहीं, फिर भी उसने उसकी वेडिंग के लिए इतनी तैयारी पहले से कर रखी है। ड्रेस के साथ एक मैसेज भी होता है जिसमें उसके सबसे खूबसूरत पल को संभाल कर रखने की बात लिखी होती है। फिर बाई लुओयू चेंजी को वेडिंग सूट में देखती है। वो उसकी पर्सनालिटी और अपीयरेंस की तारीफ करते नहीं थकती। वो खुद उसके पास जाकर उसकी बो टाई ठीक करती है। ब्राइडल स्टाफ दोनों को साथ देखकर कहता है कि हस्बैंड और वाइफ की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। बाई लुओयू भी मानती है कि भले ही उनकी मैरिज एक अरेंजमेंट से शुरू हुई हो, लेकिन दोनों साथ में सचमुच बहुत अच्छे लगते हैं। वो चेंजी से एक और कपल फोटो लेने के लिए कहती है। चेंजी उसकी बात मान जाता है और दोनों वेडिंग क्लोथ्स में साथ फोटो लेते हैं। चेंजी पुराने चैन हाउस लौटता है तो उसके पिता गुस्से में पूछते हैं कि उसने वापस आने की हिम्मत कैसे की। चेंजी याद दिलाता है कि पिछले दिन उसके पिता ने ही उसे दर्जन से ज्यादा कॉल्स करके घर लौटने के लिए कहा था। उसके पिता जवाब देते हैं कि चेंजी ने अपनी अचानक की गई शादी से उनके सारे प्लान्स खराब कर दिए हैं। चेंजी साफ कहता है कि बाई लुओयू उसकी पत्नी है और वो उसके बारे में किसी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके पिता को यह अधिकार नहीं है कि वे तय करें कि वो किससे शादी करेगा। इस जवाब से चेंजी के पिता और भड़क जाते हैं। वो गार्ड्स को फैमिली पनिशमेंट लाने का आदेश देते हैं। उनका कहना है कि चेंजी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसकी रगों में उन्हीं का खून है और वो अब भी उसे सजा दे सकते हैं। झाओ यू और उसकी माँ ऊपर से सिचुएशन शांत करने का नाटक करती हैं। वे चेंजी को पिता से माफी मांगने के लिए कहती हैं ताकि उनकी तबीयत खराब ना हो, मगर इस मीठी बात के पीछे भी उनका मकसद चेंजी को झुकाना ही है। चेंजी का पिता कहता है कि बचपन में वो उसे मार सकता था और आज भी मार सकता है। चेंजी फिर भी अपने मैरिज के फैसले से पीछे नहीं हटता। शाम को बाई लुओयू घर लौटती है तो आंट जुआंग को दवा तैयार करते देखती है। वो पूछती है कि घर में कौन बीमार है। आंट जुआंग घबरा कर बताती है कि चेंजी दोपहर में पुराने फैमिली हाउस गया था और वहां से चोटों से भरा हुआ लौटा है। बाई लुओयू तुरंत चेंजी के पास जाती है। उसके शरीर पर चोटें देखकर वो परेशान हो जाती है। चेंजी कहता है कि ये कुछ खास नहीं, सिर्फ मामूली चोट है और उसे देखने की जरूरत नहीं है। बाई लुओयू पूछती है कि क्या उसके पिता ने उसे सिर्फ उनकी मैरिज की वजह से मारा। चेंजी जवाब देता है कि ये मैरिज बाई लुओयू की गलती नहीं है। उसके पिता को यह तय करने का अधिकार नहीं कि वो किससे शादी करेगा। फिर भी बाई लुओयू को दोष महसूस होता है। वो कहती है कि चेंजी उसके कारण घायल हुआ है, इसलिए अगर वो चुपचाप खड़ी रही तो ये उसकी बेवफाई होगी। वो खुद उसकी चोटों पर दवा लगाने की जिद करती है। चोटों को देखते हुए बाई लुओयू पूछती है कि चेंजी ने अपना बचाव क्यों नहीं किया। उसे पता चलता है कि बचपन से ही उसके पिता उसे अक्सर मारते थे। वो बड़ी सावधानी से मेडिसिन लगाती है और बार बार पूछती है कि उसे दर्द तो नहीं हो रहा। चेंजी दर्द सहने की कोशिश करता है, लेकिन बाई लुओयू को डर है कि घाव इन्फेक्टेड हो सकते हैं। वो डॉक्टर के पास चलने का सुझाव देती है।
चेन जी मना कर देता है, क्योंकि अगर चैन ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ हुई ये घटना बाहर फैल गई तो कंपनी में बड़ा हंगामा हो जाएगा। बाई लुओयू उसे धीरे धीरे सहारा देकर बेड तक ले जाती है। वो बार बार सावधान करती है कि उसकी चोट पर दबाव न पड़े। चेन जी को लिटाने के बाद वो उसके लिए पानी लेने जाती है। वापस आने पर चेन जी सो चुका होता है। उसे सोते देखकर बाई लुओयू सोचती है कि इतनी छोटी उम्र में उसकी माँ चली गई थी और उसके बाद उसने न जाने कितना कुछ अकेले सहा होगा। उसे चेन जी पर तरस भी आता है और वो उसके शांत चेहरे को देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ भी करती है। कुछ देर बाद उसे शक होता है कि चेन जी सच में सो रहा है या सिर्फ सोने का नाटक कर रहा है। वो उसे नाम लेकर बुलाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आखिर में वो खुद से कहती है कि कोई इंसान इतनी जल्दी कैसे सो सकता है। इसी बीच एक जरूरी बात रिपोर्ट करने का जिक्र होता है और शांत होकर रिलैक्स रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन इस बातचीत में शामिल लोगों की पहचान साफ नहीं हो पाती। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान आंट ज्वांग चेन जी की चोटों के बारे में पूछती हैं। वो कहती हैं कि ऐसी चोटों को पूरी तरह ठीक होने में काफी समय लगता है। चेन जी हमेशा से दर्द और बीमारी सहता आया है, लेकिन कभी किसी के सामने शिकायत नहीं करता। आंट ज्वांग कहती हैं कि अक्सर रोने वाले बच्चे को ही मिठाई मिलती है, लेकिन चेन जी के रोने या दर्द जताने पर कभी उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं था। अब उसकी जिंदगी में बाई लुओयू आ गई है, इसलिए वो चाहती है कि बाई लुओयू फ्यूचर में चेन जी की अच्छी तरह केयर करे, तभी उन्हें भी उसकी चिंता से राहत मिलेगी। चेन जी आंट ज्वांग को ज्यादा भावुक होने से रोक देता है। उनके जाने के बाद वो बाई लुओयू को समझाता है कि आंट ज्वांग ने बचपन से उसे संभाला है, इसलिए कई बार वो उसके मामले में कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। चेन जी बाई लुओयू से उसके दिन के प्लान के बारे में पूछता है। वो बताता है कि उसे कंपनी में कुछ काम संभालने हैं। फिर वो बाई लुओयू को रास्ते में छोड़ने और शाम को वापस लेने की पेशकश करता है। बाई लुओयू उसकी बात मान लेती है, लेकिन वो कहाँ जाने वाली है यह उसे नहीं बताती। वो अपने काम को सीक्रेट ही रखती है। चेन जी से अलग होने के बाद बाई लुओयू यांग से मिलने पहुंचती है। यांग उसे देर से आने पर छेड़ती है और कहती है कि नई जिंदगी मिलने के बाद वो अपनी पुरानी दोस्त को भूल गई है। बाई लुओयू उसे ड्रामा बंद करने के लिए कहती है और बताती है कि उसने उसे शॉपिंग के लिए क्यों बुलाया है। उसे चेन जी के लिए नई रिंग खरीदनी है। ये सुनते ही यांग फिर पूछती है कि क्या बाई लुओयू सच में चेन जी की तरफ आकर्षित हो चुकी है। वो खुद उसके लिए अंगूठी चुनने आई है, जबकि कुछ समय पहले तक इस मैरिज को केवल एक डील मान रही थी। बाई लुओयू इनकार करते हुए कहती है कि चेन जी ने उसे बहुत सारी चीजें दी हैं और बदले में उसने सिर्फ एक अच्छी अंगूठी देने का वादा किया था। यांग पूछती है कि आखिर चेन जी ने उसे कितना कुछ दिया है। बाई लुओयू बताती है कि उसे चैन ग्रुप के शेयर्स भी मिले हैं। यांग तुरंत पूछती है कि क्या चेन जी ने इसके बदले उससे कुछ मांगा। बाई लुओयू मना कर देती है। वो ये भी बताती है कि चेन जी ने बाई शीजे से उसके लिए काफी बड़ी डाउरी निकलवाई है। यांग को ये सब बिना किसी निजी मांग के किया गया एहसान नहीं लगता। वो मजाक में पूछती है कि कहीं चेन जी की नजर बाई लुओयू के शरीर पर तो नहीं है। फिर वो पूछती है कि क्या दोनों ने साथ रात बिताई। उसके हिसाब से अगर ऐसा हो भी गया तो बाई लुओयू का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि चेन जी उस मेल मॉडल से कहीं बेहतर है। यांग मजाक बढ़ाते हुए कहती है कि बाई लुओयू चेन जी के शेयर्स भी ले रही है और उसके शरीर पर भी अधिकार चाहती है। बाई लुओयू उसे चुप करवाती है। फिर उसे याद आता है कि जिस ज्वेलरी स्टोर में वे रिंग खरीदने आई है, वो स्टोर भी चेन जी ने उसी के नाम कर दिया है। ये सुनकर यांग पूरी तरह हैरान रह जाती है। वो बाई लुओयू से पूछती है कि क्या चेन जी जैसा कोई दूसरा आदमी भी उसकी पहचान में है, क्योंकि उसे भी अपना स्टोर चाहिए। इधर असिस्टेंट लू चेन जी को बताता है कि मैडम उसके लिए अंगूठी खरीदने गई हैं। चेन जी ये सुनकर चौंक जाता है। असिस्टेंट लू को लगा था कि वो ये खबर सुनकर तुरंत खुश होगा, लेकिन चेन जी अपनी खुशी छिपाते हुए कहता है कि बाई लुओयू ने उससे बहुत पहले रिंग देने का वादा किया था। फिर भी उसका ध्यान कंपनी मीटिंग से हट जाता है। चेन जी असिस्टेंट लू से कहता है कि बाद में होने वाली मीटिंग वो खुद संभाल ले। इससे साफ है कि बाई लुओयू की छोटी सी बात भी उसके बाकी कामों से ज्यादा जरूरी बनती जा रही है। बाई लुओयू वापस चेन जी के घर पहुंचकर आंट ज्वांग से अपने सामान के बारे में पूछती है। आंट ज्वांग बताती है कि उन्होंने उसका लगेज चेन जी के बेडरूम में रख दिया है। पिछली रात बाई लुओयू उसी कमरे में थी, इसलिए उन्हें लगा कि दोनों ने साथ सोना शुरू कर दिया है। चेन जी को ये बात पसंद नहीं आती कि आंट ज्वांग ने बिना पूछे उनके निजी मामले में डिसीजन लिया। वो उन्हें याद दिलाता है कि भले ही उन्होंने उसे बचपन से पाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हस्बैंड वाइफ के बीच के फैसले खुद कर सकती हैं। आंट ज्वांग तुरंत माफी मांगती हैं। चेन जी कहता है कि वो उनके बुढ़ापे का पूरा ध्यान रखेगा, लेकिन इस घर को ऐसा इंसान संभालेगा जो अपनी सीमा समझता हो।
वो अगले दिन किसी दूसरे व्यक्ति से काम का हैंडओवर करवाने की बात कहता है। आंट ज्वांग डर जाती हैं और वादा करती हैं कि दोबारा ऐसा नहीं करेंगी। तभी बाई लुओयू बीच में आ जाती है। वो पूछती है कि सिर्फ सामान रखने की बात पर चेन जी उन्हें घर से क्यों निकाल रहा है। सिचुएशन संभालने के लिए बाई लुओयू आंट ज्वांग से कहती है कि दोनों अब साथ रहते हैं और वो खुद अपना सामान चेन जी के कमरे में ले जाने वाली थी। आंट ज्वांग ने पहले ही ये काम करके उसकी मदद की है। बाई लुओयू की बात सुनकर चेन जी उन्हें भेजने का फैसला रोक देता है। बाद में बाई लुओयू यांग यांग से फोन पर बात करती है। यांग यांग को पता चलता है कि वो इस समय चेन जी के बेड पर बैठी है और चेन जी बाथरूम में है। वो तुरंत समझ लेती है कि दोनों के बीच कुछ होने वाला है। यांग यांग पूछती है कि क्या बाई लुओयू ने खुद चेन जी के सामने हार मान ली या चेन जी ने उसे मजबूर किया। बाई लुओयू उसे अपनी जुबान काबू में रखने के लिए कहती है। वो समझाने की कोशिश करती है कि सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी यांग यांग सोच रही है, लेकिन यांग यांग प्रिकॉशन की बात शुरू कर देती है। वो पूछती है कि बाई लुओयू के पास कॉन्डम्स हैं या नहीं, अगर नहीं है तो उन्हें तुरंत मंगवाना चाहिए। फिर उसे याद आता है कि चेन जी की सोसाइटी में सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है। वहाँ ऐसी चीज की डिलीवरी आते ही आसपास के लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि दोनों रात में क्या करने वाले हैं। कुछ समय बाद यांग यांग बिना फोन लिए खुद चेन जी के घर पहुंच जाती है। वो अपने घर में बचे हुए कॉन्डम्स बाई लुओयू को देने आई होती है। बाई लुओयू उसे देखते ही परेशान हो जाती है। वो कहती है कि उसने उसे कुछ पहुंचाने के लिए नहीं कहा था। यांग यांग कमरे की तैयारी और नहाने की बात देखकर अब भी मानने को तैयार नहीं कि दोनों सिर्फ सोने वाले हैं। बाई लुओयू उसे बताती है कि असली सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। चेन जी भी वहां आ जाता है। बाई लुओयू यांग यांग को अपनी बेस्ट फ्रेंड लुओ जुए के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। चेन जी उससे पूछता है कि वो इतनी रात में किस जरूरी काम से आई है। यांग यांग बहाना बनाती है कि बाई लुओयू अभी अभी इस घर में रहने आई है, इसलिए वो देखने आई थी कि उसे कोई परेशानी तो नहीं हो रही। चेन जी उसके लिए ड्रिंक लाने जाता है। उसके जाते ही बाई लुओयू यांग यांग से कॉन्डम्स वापस मांगती है। यांग यांग उन्हें देने के बजाय छिपाने लगती है। चेन जी लौटता है तो यांग यांग डबल मीनिंग वाली सलाह देना शुरू कर देती है। वो कहती है कि उनकी बाई लुओयू बहुत नाजुक है, उसे चोट या दर्द नहीं होना चाहिए और चेन जी को उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। अगर कोई खतरा हो तो पहले से उसे मेंटली तैयार करना जरूरी है। चेन जी उसकी बातों का गंभीरता से जवाब देते हुए कहता है कि वो ट्रेडिशनल इंसान है, उसे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट पसंद नहीं और थोड़ा बहुत पसीना काफी है। यांग यांग को समझ आ जाता है कि अब उसे यहाँ से निकलना चाहिए। उसके जाने के बाद चेन जी बाई लुओयू से पूछता है कि वो कहाँ सोना चाहती है। बाई लुओयू कहती है कि उसी बेड पर सोना ठीक है। बेड बड़ा है और दोनों आराम से अलग अलग तरफ सो सकते हैं। जब चेन जी की नजर यांग यांग द्वारा लाई गई चीज पर पड़ती है तो बाई लुओयू घबराकर सफाई देती है कि यांग यांग ने जबरदस्ती उसे ये दिया है, वो अगली सुबह सब वापस कर देगी। चेन जी उसे रखने के लिए कहता है, शायद कभी जरूरत पड़ जाए। बाई लुओयू भरोसा दिलाती है कि उसके मन में चेन जी के लिए कोई गलत विचार नहीं है। दोनों वेडिंग ड्रेस के काम की वजह से जल्दी सोने का फैसला करते हैं और एक ही बेड पर एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं। तूफानी रात के बाद सुबह बाई लुओयू की नींद खुलती है। उसके बदलते रिलेशनशिप में चेन जी अब एक अच्छे हस्बैंड की तरह उसकी नींद और आराम का पूरा ध्यान रख रहा होता है। चेन जी कहता है कि उसने अपॉइंटमेंट आगे करवा दिया है। पहले दोनों आराम से खाना खाएंगे और फिर जाएंगे। वेडिंग ड्रेसेस ट्राई करना थकाने वाला काम है, इसलिए बाई लुओयू के लिए अच्छी नींद लेना ज्यादा जरूरी था। बाई लुओयू देखती है कि चेन जी ने उसके इस्तेमाल की चीजें भी ड्रॉर में व्यवस्थित करके रख दी हैं। वो उसकी केयर के लिए धन्यवाद देती है। ब्रेकफास्ट पर बाई लुओयू खाना खाने से मना करती है। उसे अपने वेडिंग लुक के लिए फिगर मेंटेन करना है। चेन जी चेतावनी देता है कि अगर उसने खाना नहीं खाया तो वो सेरेमोनी तक थक जाएगी। जब बाई लुओयू फिर भी नहीं मानती तो चेन जी खुद मीट उठाकर उसके मुंह के पास ले आता है। बाई लुओयू पूछती है कि वो उसे छू और खिला क्यों रहा है। चेन जी उसे अपने हाथ से खाने के लिए कहता है। बाई लुओयू को उसका ये व्यवहार बहुत इंटीमेट लगता है। उसका ध्यान खाने के बजाय चेन जी पर चला जाता है। फिर वो अपनी घबराहट छिपाते हुए कहती है कि खाना बहुत स्वादिष्ट है। दोनों की शादी एग्रीमेंट से शुरू हुई थी, लेकिन एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बनना अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। वेडिंग के लिए निकलते समय चेन जी बाई लुओयू को धीरे चलने के लिए कहता है ताकि वो गिर न जाए। आंट ज्वांग भी उसका ध्यान रखती है। चेन जी पहले ही उसे समझा देता है कि सेरेमोनी को सिंपल रखा गया है, लेकिन गेस्ट काफी ज्यादा होंगे। अगर वहाँ कोई ऐसी बात कहे जिससे बाई लुओयू अनकंफर्टेबल महसूस करे तो उसे जवाब देने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाई लुओयू पूछती है कि अगर उसने किसी इम्पोर्टेंट गेस्ट को नाराज कर दिया तो क्या होगा। चेन जी बड़ी आसानी से कहता है कि वो वहाँ मौजूद हर व्यक्ति को नजरअंदाज कर सकती है।
बाई लुओयू मजाक करती है कि अगर चेन जी उसे इसी तरह खुली छूट देता रहा तो वो फ्यूचर में उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है। चेन जी पीछे नहीं हटता। वो कहता है कि उसे भी देखना है कि बाई लुओयू आखिर कितनी बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। वेडिंग वेन्यू पहुंचने के बाद बाई लुओयू देखती है कि सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर सिर्फ चेन फैमिली के हेयर की शादी की चर्चा हो रही है। वो चेन जी से कहती है कि सेरेमनी तो सिंपल है लेकिन उसकी पब्लिसिटी बिल्कुल सिंपल नहीं है। चेन जी के पिता वेडिंग में नहीं आए हैं। बाई लुओयू पूछती है कि क्या उसे इस बात का बुरा लग रहा है। चेन जी कहता है कि उसे अपने पिता के ब्लेसिंग की जरूरत नहीं है। बाई लुओयू भी चाहती है कि झाओ यू और उसका परिवार वहां न आए, लेकिन चेन जी के मन में किसी और की कमी है। वो कहता है कि जिस इंसान को वो सबसे ज्यादा बाई लुओयू से मिलवाना चाहता था वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी बात उसकी माँ की तरफ इशारा करती है। इसी बीच बाई लुओयू की माँ वहां पहुंचती हैं और अपनी बेटी को वेडिंग ड्रेस में देखकर उसकी तारीफ करती हैं। बाई लुओयू उन्हें याद दिलाती है कि आज उन्हें चेन जी को सही रिश्ते से संबोधित करना चाहिए। माँ देखती है कि शादी की खबर हर जगह फैली हुई है। शुरुआत में उन्हें लगा था कि चेन जी ने सिर्फ फैमिली बेनिफिट के लिए बाई लुओयू से शादी की है, मगर जिस तरह उसने दुनिया के सामने खुलकर इस मैरिज की घोषणा की उससे उन्हें लगता है कि उसके मन में बाई लुओयू के लिए सच्ची फीलिंग्स भी हैं। वो चेन जी से कहती हैं कि अब उनकी बेटी की जिम्मेदारी उसके हाथों में है। उसे बाई लुओयू के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। चेन जी उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो कभी बाई लुओयू को किसी तरह का अन्याय नहीं सहने देगा। बाई लुओयू अपनी माँ से कहती है कि वो उनसे छीनी गई हर चीज वापस लाएगी, लेकिन माँ उसे बिजनेस और बदले की चिंता में जिंदगी खराब करने से रोकती हैं। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि बाई लुओयू और चेन जी खुशहाल जिंदगी जिए। वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है और होस्ट ब्राइड ग्रूम को रिंग्स एक्सचेंज करने के लिए बुलाता है। बाई लुओयू चेन जी को धीरे से बताती है कि इस बार उसने जो रिंग खरीदी है वो पिछली वाली की तरह सस्ती नहीं है। चेन जी भी कहता है कि उसने जो रिंग तैयार की है वो भी सस्ती नहीं है। गेस्ट में चर्चा शुरू हो जाती है कि चेन जी की दी हुई डायमंड रिंग की कीमत 100 मिलियन है। कई लड़कियां इतनी महंगी रिंग देखकर चेन जी से शादी करने की इच्छा जताती हैं। बाई लुओयू को पता चलता है कि चेन जी ने ये रिंग काफी पहले तैयार करवा ली थी और कहा जा रहा है कि फ्यूचर में जो भी उसकी पत्नी बनती ये रिंग उसे मिलती। बाई लुओयू को इससे थोड़ी राहत मिलती है। उसे लगता है कि कम से कम चेन जी ने सिर्फ इस अचानक हुई शादी के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च नहीं की। गेस्ट दोनों को किस करने के लिए कहने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ शिए चेन्यान का जिक्र होता है जो साई फैमिली का यंग मास्टर है। बाई लुओयू को उससे अपने बचपन का कोई संबंध याद आता है। कुछ गेस्ट नोटिस करते हैं कि ब्राइड चेन जी के प्रति थोड़ी ठंडी दिखाई दे रही है। चेन जी भी शिए चेन्यान की मौजूदगी से खुश नहीं है और कहता है कि वो बाद में उससे निपट लेगा। फिर सभी लोग बाई लुओयू और चेन जी को वेडिंग के बाद बाई लुओयू काफी ज्यादा पी लेती है। चेन जी उसे रूम में वापस ले जाने की कोशिश करता है मगर वो अब भी और पीना चाहती है। नशे में वो चेन जी को पहचान नहीं पाती और पूछती है कि वो कौन है। चेन जी बताता है कि वो उसका पति है। बाई लुओयू को याद आता है कि आज उसकी शादी हुई थी और उसके पति का नाम चेन जी है। फिर वो उसी चेन जी के सामने गर्व से कहने लगती है कि उसने अपने पति को धोखा देकर फंसा लिया है। चेन जी उसका साथ देते हुए पूछता है कि उसने चेन जी जैसे आदमी को कैसे ट्रिक किया। बाई लुओयू कहती है कि ऐसी खतरनाक बातें हर किसी को नहीं बताई जाती। वो खुद को बहुत समझदार मानती है और चेन जी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। आंट ज्वांग हैंगओवर सूप लेकर आती हैं, लेकिन बाई लुओयू कहती है कि वो नशे में नहीं है और सूप पीने से मना कर देती है। चेन जी उसे बेड पर आराम करने के लिए कहता है। बाई लुओयू उसकी शक्ल देखकर बार बार कहती है कि वो बहुत हैंडसम है। फिर वो उसके चेस्ट मसल्स को छूने लगती है और उनकी तारीफ करती है। चेन जी उसे रोकने की कोशिश करता है मगर नशे में बाई लुओयू उसकी बात सुनने की हालत में नहीं है। अगली सुबह बाई लुओयू पूरी तरह होश में आती है। उसे पिछली रात की बातें याद नहीं है, इसलिए वो चेन जी से पूछती है कि क्या उसने नशे में कुछ गलत किया था। तभी उसकी नजर चेन जी की गर्दन पर पड़े निशानों पर जाती है। वो घबराकर पूछती है कि क्या ये निशान उसी ने बनाए हैं। चेन जी कहता है कि पिछली रात वो काफी रफ थी। बाई लुओयू तुरंत माफी मांगती है। चेन जी सिर्फ माफी से संतुष्ट नहीं होता और कहता है कि उसे इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। बाई लुओयू कहती है कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। चेन जी उसे आराम से सोचने के लिए कहता है कि वो उसे कैसे कॉम्पेंसेट करेगी। बात बदलते हुए बाई लुओयू बताती है कि वो आज अपने मायके नहीं बाई फैमिली की कंपनी जाने वाली है। चेन जी पूछता है कि क्या वो वेडिंग लीव भी नहीं लेगी। बाई लुओयू कहती है कि वो समय बर्बाद नहीं कर सकती। उसे जल्द से जल्द कंपनी में वापस जाकर अपनी माँ के लिए उनका अधिकार हासिल करना है। चेन जी पूछता है कि क्या उसे मदद चाहिए। बाई लुओयू फिलहाल मना कर देती है, लेकिन प्रॉमिस करवाती है कि जरूरत पड़ने पर चेन जी उसका साथ देगा।
बाई लुओयू अपने पिता से कंपनी में वापस जाने की बात करती है। वो बहाना बनाती है कि चेन जी के पिता उनकी वेडिंग में भी नहीं आए। चैन फैमिली के लोग शायद उसे कम समझते हैं, इसलिए उसे अपनी फैमिली कंपनी में एक अच्छी पोजीशन चाहिए, तभी वो चेन जी की मदद कर पाएगी और चैन फैमिली भी उसे महत्व देगी। बाई शिजे कहता है कि चेन जी से शादी करके बाई लुओयू ने पहले ही बहुत हंगामा खड़ा कर दिया है, लेकिन अब मैरिज सर्टिफिकेट भी बन चुका है और वेडिंग सेरेमनी भी हो गई है, इसलिए पुरानी बातों पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। आखिर में वो बाई लुओयू को प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में भेजने का फैसला करता है। वही डिपार्टमेंट है जिसे पहले उसकी माँ संभालती थी। बाई शिजे प्रेसिडेंट लियू को उसे काम सिखाने की जिम्मेदारी देता है। वो कहता है कि जब बाई लुओयू अपने दम पर काम संभालना सीख जाएगी, तब वो अपनी माँ की पुरानी पोजीशन ले सकती है। बाई लुओयू पिता से प्रॉमिस करती है कि वो पूरी गंभीरता से काम सीखेगी। बाई ग्रुप में बाई लुओयू की मुलाकात लियू जिक्सन से होती है। बाई शिजे ने उसे बाई लुओयू का मेंटर बनाया है, लेकिन लियू शुरुआत से ही उसे नीचा दिखाने लगता है। वो कहता है कि बाई लुओयू को अपनी माँ की तरह ऐसी चीजों का दिखावा नहीं करना चाहिए जिनकी उसे समझ नहीं है। बाई लुओयू जवाब देती है कि जब उसकी माँ ये डिपार्टमेंट संभालती थी, तब कंपनी की परफॉर्मेंस आज के मुकाबले दोगुनी थी। लियो उसकी बात पर भड़क जाता है। वो कहता है कि अभी अभी ग्रेजुएट हुई लड़की बिजनेस के बारे में क्या समझ सकती है। उसके हिसाब से बाई लुओयू को डायरेक्टर बनने के बजाय इंटर्न की तरह शुरुआत करनी चाहिए। बाई लुओयू याद दिलाती है कि उसे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर उसके पिता ने बनाया है। लियो कहता है कि सिर्फ बाई चेयरमैन की बेटी होने और चेन जी से शादी करने के कारण उसका सीधे ऊंची पोजीशन पर पहुंचना बाकी एम्प्लॉयज को स्वीकार नहीं होगा। वो चेन जी को भी नीचा दिखाते हुए कहता है कि चाहे वो कितना भी केपेबल हो, आखिर में उसे भी अपने पिता के नाम और पावर का सहारा मिलता है। बाई लुओयू लियो से कहती है कि अगर उसे उसके अपॉइंटमेंट से प्रॉब्लम है तो वो जाकर बाई शिजे से सवाल करे। जब लियो पीछे नहीं हटता तो बाई लुओयू उसे अपनी पोजीशन याद दिलाती है और डायरेक्टर्स ऑफिस ले जाने का आदेश देती है। लियो उसे कंपनी की सबसे कमजोर प्रोजेक्ट ग्रुप 3 सौंप देता है। वो स्टाफ को बाई लुओयू का ऑफिस साफ करने के लिए कहता है। बाई लुओयू समझ जाती है कि बाई शिजे ने जानबूझकर उसे सबसे खराब प्रोजेक्ट टीम दी है। तभी ली सुयुए उससे मिलती है। वो बताती है कि वो बाई लुओयू की माँ के अधीन काम करती थी। उसकी माँ अक्सर बाई लुओयू का जिक्र करती थी और उसे बहुत समझदार बताती थी। बाई लुओयू पूछती है कि क्या ली सुयुए उस पर भरोसा करती है। ली हाँ कहती है। तब बाई लुओयू उसे सीआई और चैन फैमिलीज के सभी बिजनेस रिसोर्सेज, उनकी कमजोरियों और पॉसिबल कोऑपरेशन की पूरी रिपोर्ट तैयार करने का आदेश देती है। लाई सुयुए चेतावनी देती है कि लियो की टीम पहले से इन्हीं प्रोजेक्ट्स के पीछे है। अगर ग्रुप 3 उन्हें अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो लियो आसानी से पीछे नहीं हटेगा। बाई लुओयू कहती है कि जब उसकी माँ कंपनी संभालती थी तब ये बिजनेस उन्हीं का था, इसलिए वो किसी की चीज नहीं छीन रही बल्कि अपनी माँ की चीज वापस ले रही है। कंपनी में लोग पहले ही कह रहे है कि बाई लुओयू को उसकी फैमिली कनेक्शंस की वजह से पोजीशन मिली है। बाई लुओयू फैसला करती है कि जब उस पर नेपोटिज्म का आरोप लग ही चुका है तो वो सबको दिखाएगी कि असली कनेक्शंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसके बाद बाई लुओयू अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल लेकर चैन ग्रुप पहुंचती है। स्टाफ चेन जी को बताता है कि उसकी पत्नी उससे मिलने आई है। चेन जी सोचता है कि शायद बाई लुओयू किसी प्रॉब्लम में है, लेकिन उसे मदद मांगने से पहले मैसेज तक नहीं किया। बाई लुओयू अंदर आकर प्रोफेशनल तरीके से बैठती है और कहती है कि वो आज अपने हस्बैंड से मिलने नहीं, जनरल मैनेजर चेन के साथ बिजनेस डिस्कस करने आई है। वो अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल उसके सामने रख देती है। चेन जी प्रपोजल देखकर मानता है कि प्रोजेक्ट में काफी पोटेंशियल है। अगर बाई लुओयू प्रॉफिट शेयर करने को तैयार हो तो बहुत सारी कंपनीज उसके साथ काम करना चाहेंगी, मगर वो पूछता है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर वो खास उसी के पास क्यों आई। बाई लुओयू कहती है कि ऑफिस में लोग उसे कनेक्शन के सहारे डायरेक्टर बनने का ताना दे रहे हैं। फिर उसे याद आया कि उसका सबसे बड़ा कनेक्शन खुद चेन जी है। इतना पावरफुल कनेक्शन मौजूद हो तो उसका इस्तेमाल न करना बेवकूफ़ी होगी। वह चेन जी को 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने की पेशकश करती है। चेन जी कहता है कि प्रोजेक्ट अच्छा है मगर चेन ग्रुप के लिए ज़रूरी नहीं है। बाई लुओयू को डर लगता है कि वो डील मना कर। चेन जी उससे पूछता है कि वो बदले में उसे कैसे कॉम्पेंसेट करेगी। बाई लुओयू प्रॉफिट और डिस्काउंट की बात करती है, लेकिन चेन जी साफ करता है कि वो बिजनेस कॉम्पेंसेशन नहीं, प्राइवेट कॉम्पेंसेशन मांग रहा है। जब बाई लुओयू उस पर पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर मिलाने का आरोप लगाती है तो चेन जी याद दिलाता है कि शुरुआत उसी ने अपने हस्बैंड कनेक्शन का इस्तेमाल करके की है। चेन जी कहता है कि उनकी शादी हो चुकी है और अब उन्हें अपने रिलेशनशिप में फीलिंग्स बनानी चाहिए। बाई लुओयू पूछती है कि वे फीलिंग्स कैसे बनाएंगे। चेन जी उल्टा सवाल करता है कि क्या वो इसके लिए तैयार नहीं है। बाई लुओयू कहती है कि उसने मना नहीं किया, भले ही उनकी मैरिज एक डील से शुरू हुई हो, लेकिन चेन जी पहले ही कह चुका है कि डिवोर्स नहीं होगा।
अगर दोनों को जिंदगी भर साथ रहना है तो मैरिज को कंफर्टेबल और हैप्पी बनाने की कोशिश में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बातों के बीच चेंजी समझ जाता है कि बाई लुओयू का अगला टारगेट साई फैमिली है और वो शिए चेनयान से भी प्रोजेक्ट कोऑपरेशन मांगने वाली है। ये सुनकर वो जेलस हो जाता है। बाई लुओयू उसे समझाती है कि शिए चेनयान से उसका कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, वो सिर्फ बिजनेस के लिए उससे मिलने जा रही है। दूसरी तरफ चेंजी उसका पति है और उनकी वेडिंग की खबर पूरी दुनिया जानती है। चेंजी फैसला करता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। उसके मौजूद रहते शिए चेनयान प्रपोजल रिजेक्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा। बाई लुओयू उसकी तारीफ करती है, लेकिन चेंजी उसे जनरल मैनेजर कहने से रोकता है। वो चाहता है कि शादी के बाद दोनों एक दूसरे को हस्बैंड और वाइफ कहकर बुलाएं। बाई लुओयू और चेंजी साथ में शिए चेनयान से मिलने पहुंचते हैं। शिए चेनयान मजाक करता है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद ब्राइड उसके पास लौट आई है। अगर ऐसा चलता रहा तो कहीं उसे एक एक्स्ट्रा बहन न मिल जाए। चेंजी तुरंत कहता है कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। बाई लुओयू प्रोफेशनल तरीके से अपना परिचय देती है। वो बताती है कि वो बाई ग्रुप की प्रोजेक्ट ग्रुप 3 की डायरेक्टर है और बिजनेस कोऑपरेशन डिस्कस करने आई है। शिए चेनयान दोनों को देखकर कहता है कि वे शादी के दूसरे ही दिन काम पर निकल आए। बाई लुओयू जवाब देती है कि कंपनी में उसका पहला दिन है और उसका हस्बैंड उसकी चिंता करता है, इसलिए वो उसके साथ आया है। वो जानबूझकर चेंजी को हनी कहकर धन्यवाद देती है। शिए चेनयान चेंजी की केयर की तारीफ करता है। बाई लुओयू अपना प्रपोजल उसके सामने रखती है और कहती है कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वे डिस्कशन करके उसे बदल सकते हैं। प्रपोजल पढ़कर शिए चेनयान पहले लेकिन कहकर रुक जाता है। चेंजी की मौजूदगी और दबाव महसूस होते ही उसका जवाब बदल जाता है। वो अचानक प्रपोजल को शानदार बताने लगता है। वो कहता है कि बाई लुओयू और उसकी सोच बिल्कुल मिलती है और वो इस कोऑपरेशन से पूरी तरह संतुष्ट है। वो बाई लुओयू के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। बाई लुओयू भरोसा दिलाती है कि वो उसे निराश नहीं करेगी। शिए चेनयान चेंजी की तरफ देखते हुए कहता है कि वो निराश होने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है। मन ही मन वो समझ जाता है कि ये बिजनेस डिस्कशन कम और चेंजी द्वारा उसे दबाव में लाना ज्यादा है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो चॉपिंग बोर्ड पर रखी। दोनों के जाने के बाद शिए चेनयान मानता है कि शादी के बाद चेंजी पूरी तरह बदल गया है। बाई लुओयू ने उस गंभीर आदमी पर सच में बड़ा असर डाला है। शिए चेनयान से डील होने के बाद चेंजी पूछता है कि बाई लुओयू को और किन क्लाइंट से मिलना है। बाई लुओयू तुरंत कहती है कि बाकी काम वो खुद संभाल लेगी। वो इतनी छोटी चीजों के लिए चेन ग्रुप के प्रेसिडेंट को अपने साथ घुमाकर उसकी कैपेबिलिटी बर्बाद नहीं करना चाहती। चेंजी कहता है कि फिर वो आगे का प्लान बनाएगा। बाई लुओयू पूछती है कि किस चीज का प्लान। चेंजी बताता है कि वो डिनर के बाद दोनों के लिए डेट अरेंज करेगा। बाई लुओयू मजाकिया अंदाज में उसे हनी कहकर मान जाती है। रेस्टोरेंट में स्टाफ बाई लुओयू को देखकर चेंजी से पूछता है कि इस बच्ची के पेरेंट्स कहाँ हैं। चेंजी भी मजाक में कहता है कि शायद वो अपने माता पिता से बिछड़ गई है और पुलिस को कांटेक्ट करना चाहिए। जब स्टाफ को अपनी गलती का पता चलता है तब भी चेंजी उसके लिए बच्चों वाली चेयर लगाने के लिए कह देता है। वो बाई लुओयू को बच्चे की तरह खाना खिलाने के लिए एरोप्लेन वाला तरीका अपनाता है। बाई लुओयू पूछती है कि क्या हर बच्चे को ऐसी चीजें पसंद आती हैं। फिर दोनों अपने फ्यूचर चिल्ड्रन की अपीयरेंस के बारे में बात करने लगते हैं। चेंजी पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि उनके बच्चे जरूर बहुत अच्छे दिखेंगे। चेंजी साफ करता है कि बच्चे पैदा करने का फाइनल डिसीजन बाई लुओयू का होगा। अगर वो बच्चे नहीं चाहती तो वो उसकी इच्छा स्वीकार करेगा, लेकिन बाई लुओयू कहती है कि वो बच्चों के खिलाफ नहीं है। अगर फ्यूचर में उनके बच्चे हुए तो वो 2 बच्चे चाहेगी ताकि दोनों को एक दूसरे का साथ मिल सके। चेंजी तुरंत उसकी बात मान जाता है और कहता है कि इस मामले में भी वो सब कुछ बाई लुओयू की इच्छा के अनुसार करेगा। इसी दौरान वहां मौजूद एक छोटा बच्चा अपनी माँ से मिल जाता है और उसकी माँ उसे घर ले जाती है। बच्चे की बात खत्म होने के बाद भी बाई लुओयू और चेंजी के बीच 2 या 3 बच्चों वाला टॉपिक रह जाता है। इसके बाद चेंजी असिस्टेंट लू को एक प्लान के अनुसार आगे बढ़ने का आदेश देता है। बाई लुओयू पूछती है कि वो कौन सा रहस्यमय प्लान बना रहा है, लेकिन चेंजी उसे नहीं बताता। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद उनकी कार के सामने अचानक एक उम्रदराज औरत आ जाती है। वो खुद कार के सामने आने के बावजूद चेंजी पर उसे टक्कर मारने का आरोप लगाने लगती है। चेंजी कहता है कि वो जानबूझकर उसकी कार के सामने कूदी थी, मगर वो औरत अपनी बात दोहराते हुए कहती है कि चेंजी ने उसे टक्कर मारी है। वो सिर में दर्द, चक्कर और उल्टी जैसा महसूस होने की शिकायत करने लगती है। जब चेंजी उसे हटाने की कोशिश करता है तो वो उसका हाथ पकड़कर कॉम्पेंसेशन मांगती है। चेंजी पुलिस को बुलाने
होने की चेतावनी देता है। औरत तुरंत शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाने लगती है। वो आरोप लगाती है कि चेन जी ने पहले उसे कार से मारा और अब उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। बाई लुओयू ये देखकर दौड़कर बीच में आ जाती है। वो औरत से चेन जी को छोड़ने के लिए कहती है और जोर से बोलती है, मेरे हस्बैंड को छोड़ दो। मामला खत्म होने के बाद चेन जी बाई लुओयू को डांटता है कि उसने जरूरत से ज्यादा तेजी से बीच में आने की कोशिश की। कार ने उस औरत को सिर्फ हल्का सा छुआ था, लेकिन बाई लुओयू खुद चोट खा बैठी। बाई लुओयू मजाक में पूछती है कि कहीं चेन जी उसकी चोट चेक करने के बहाने उसके प्राइवेट हिस्से देखने की कोशिश तो नहीं कर रहा। चेन जी उसकी बात का जवाब देने के बजाय उसे याद दिलाता है कि मेरे हस्बैंड को छोड़ दो। कहते समय वो बहुत बहादुर लग रही थी। बाई लुओयू बात को हल्का करते हुए कहती है कि वो सिर्फ चेन जी को स्टेज्ड एक्सीडेंट में फंसने से बचा रही थी। अगर चैंग ग्रुप का सीईओ ऐसी चीटिंग में फंस जाता तो ये बहुत शर्मनाक होता। वो ये भी कहती है कि फिलहाल दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। अगर चेन जी के साथ कुछ हो गया तो उसका पूरा प्लान खराब हो जाएगा, इसलिए उसकी सुरक्षा करना अपने प्लान को सुरक्षित रखना भी है। लेकिन चेन जी इस घटना को अलग तरीके से देखता है। वो कहता है कि बचपन में माँ की मृत्यु के बाद किसी ने कभी इस तरह आगे आकर उसकी रक्षा नहीं की। यहाँ तक कि उसके ग्रैंडफादर ने भी उसे हर बार चुपचाप सहने की सलाह दी थी। जब उसने पीछे मुड़कर बाई लुओयू को अपनी तरफ दौड़ते देखा तो उसके मन में सिर्फ एक बात आई, अच्छा हुआ उसने बाई लुओयू से शादी की। उसकी भावुक बात सुनकर बाई लुओयू उसे ज्यादा सेंटिमेंटल न होने के लिए कहती है। चेन जी बाई लुओयू की चोट पर क्यूट बैंडेज लगाता है। बाई लुओयू पूछती है कि उसने घर में इतने प्यारे बैंडेजेस क्यों रखे हैं। चेन जी बताता है कि उसने आन जुआंग से पहले ही काफी बैंडेजेस मंगवा लिए थे। वो जानता था कि बाई लुओयू का स्वभाव छोटे फायर क्रैकर जैसा है और वो किसी न किसी दिन ट्रबल में पड़कर खुद को चोट पहुंचाएगी। बाई लुओयू उसकी तुलना सुधारते हुए कहती है कि वो कोई छोटा फायर क्रैकर नहीं बल्कि बड़ी कैनन बॉल है। वो चेन जी की रक्षा इसलिए करना चाहती थी क्योंकि बाई लुओयू अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। चेन जी उससे बस इतना प्रॉमिस मांगता है कि वो अगली बार बिना सोचे इस तरह खतरे में नहीं कूदेगी। बाई लुओयू को चोट लगते देखकर उसे भी दर्द होता है। दोनों के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। चेन जी पूछता है कि क्या बाई लुओयू उससे डर रही है। बाई लुओयू आखिर में उसे हस्बैंड कहकर खुद से दूर होने के लिए कहती है। कुछ समय बाद बाई लुओयू चेन जी से पूछती है कि उसने पहले जो कहा था क्या वो सच था। चेन जी जानना चाहता है कि वो उसकी किस बात की चर्चा कर रही है। बाई लुओयू उसके उस वाक्य की बात करती है जिसमें उसने कहा था कि अच्छा हुआ उसने उससे शादी की। उनकी बातचीत धीरे धीरे प्राइवेट मजाक में बदल जाती है। बाई लुओयू शिकायत करती है कि चेन जी सामान्य समय में बहुत जेंटल दिखाई देता है, लेकिन रात में उसका व्यवहार ऐसा होता है जैसे वो बहुत समय से भूखा हो। सुबह बाई लुओयू दूध मांगती है। चेन जी उसकी हालत चेक करने की कोशिश करता है और पूछता है कि उसे कहाँ दर्द हो रहा है। बाई लुओयू उसे थोड़ा बाईं तरफ देखने के लिए कहती है। चेन जी अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। बाई लुओयू कहती है कि अगर वो ज्यादा परेशान करेगा तो वो मान लेगी कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे कुछ समय बाद कंपनी भी जाना है। आखिर में वो चेन जी से अच्छी तरह स्वीकार करवाती है कि उसने गलती की और अब उसे सच में समझ आ गया है। बाई ग्रुप में लियो जिक्सन बाई शिजे के सामने शिकायत करता है कि बाई लुओयू ने उनकी टीम के 2 प्रोजेक्ट्स बिना परमिशन अपने हाथ में ले लिए। वो दावा करता है कि उनकी टीम 2 महीने से उन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी और अब बाई लुओयू तैयार काम का क्रेडिट लेना चाहती है। बाई लुओयू जवाब देती है कि ये प्रोजेक्ट्स पहले ग्रुप 3 के थे। उसने किसी की चीज नहीं छीनी, सिर्फ अपनी टीम का काम वापस लिया है। लियो कहता है कि प्रोजेक्ट्स लगभग पूरे हो चुके थे। बाई लुओयू कंपनी रिकॉर्ड सामने रखकर पूछती है कि अगर प्रोजेक्ट लगभग पूरा है तो एक भी इन्वेस्टमेंट या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्यों नहीं मिला। बिना फंडिंग और अग्रीमेंट के किसी प्रोजेक्ट को पूरा कैसे माना जा सकता है। वो लियो पर ताना मारती है कि उसकी टीम छोटी सी प्रोग्रेस को भी पूरे शहर में घोषित करना चाहती है। लियो खुद को कंपनी का पुराना और लो प्रोफाइल एम्प्लॉय बताता है। वो कहता है कि उसने बाई शिजे के साथ 10 साल से ज्यादा काम किया है। बाई लुओयू तुरंत उसकी असली लो प्रोफाइल इमेज सामने रखती है। वो पूछती है कि कुछ दिन पहले बार में पैसा उड़ाने वाला और दोनों तरफ लड़कियों को बैठाकर खुद को कंपनी का बड़ा एग्जीक्यूटिव बताने वाला आदमी कौन था। लियो जवाब नहीं दे पाता। बाई शिजे फिर भी बाई लुओयू को रोकता है। वो लियो को उसका एल्डर बताकर सम्मान करने के लिए कहता है। बाई लुओयू साफ जवाब देती है कि वो ऐसे आदमी को अपना एल्डर नहीं मानती। बाई शिजे फैसला करता है कि दोनों प्रोजेक्ट्स लियो की टीम को वापस दिए जाएंगे। उसके लिए लियो सिर्फ एम्प्लॉय नहीं बल्कि पुराना भाई और फैमिली जैसा इंसान है। बाई लुओयू पिता को चेतावनी देती है कि वो कंपनी के बॉस हैं, इसलिए फाइनल डिसीजन उनका होगा।
वे चाहे तो प्रोजेक्ट्स लियू को दे दे, लेकिन बाद में प्रॉब्लम आने पर उन प्रोजेक्ट्स को लेकर उसके पास वापस ना आए। उसके जाने के बाद लियू शिकायत करता है कि बाई लुओयू में अपने सीनियर्स के लिए बिल्कुल सम्मान नहीं है, मगर बाई लुओयू जानती है वो उन्हें जानबूझकर अपने बनाए ट्रैप में जाने दे रही है। घर लौटकर बाई लुओयू चेंजी को बताती है कि उसकी टीम के सभी प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए हैं, इसलिए आने वाले कुछ दिनों तक वो घर पर बैठकर बिना काम किए खा सकती है। वो मजाक में पूछती है कि क्या चेंजी को इससे कोई प्रॉब्लम होगी। चेंजी जानता है कि बाई लुओयू बिना कारण पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो उससे असली प्लान पूछता है। बाई लुओयू बताती है कि उसने जानबूझकर एक गड्ढा तैयार किया है ताकि उसमें बड़ी मछली फंस सके। चेंजी पूछता है कि उसे इतना भरोसा कैसे है कि उसका टारगेट ट्रैप में जरूर आएगा। बाई लुओयू जवाब देती है कि उसके पास चेंजी जैसा पावरफुल सहारा मौजूद है। वो उसे किसी लेजेंडरी वेपन और मजबूत फिशिंग रॉड की तरह इस्तेमाल कर सकती है। चेंजी मजाक में पूछता है कि क्या वो उसके लिए सिर्फ कोई मैजिक वेपन है। बाई लुओयू पूछती है कि क्या उसे इस्तेमाल किया जाना पसंद नहीं है। चेंजी साफ कहता है कि बाई लुओयू उसे जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकती है। उसके कहने पर वो कुछ जरूरी कॉल्स करने के लिए भी तैयार हो जाता है। बाई लुओयू के प्लान के अनुसार लियू जिक्सिन उन दोनों प्रोजेक्ट्स को लेकर तेजी से काम शुरू कर देता है। वो अपनी टीम को बताता है कि प्रोजेक्ट्स के लिए 600 मिलियन की पेमेंट 3 दिन पहले ही कंपनी अकाउंट में जमा हो चुकी है। अब उन्हें सिर्फ चैन और सी ग्रुप्स की तरफ से फंड्स रिलीज होने का इंतजार है। पैसे मिलते ही प्रोजेक्ट आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा। लियू अपने एम्प्लॉयज को उत्साहित करने के लिए प्रॉमिस करता है कि अगर प्रोजेक्ट सफल रहा तो सबका ईयर एंड बोनस दोगुना कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। एक एम्प्लॉय घबराकर बताता है कि प्रोजेक्ट के पैसे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। चैन ग्रुप की तरफ से होने वाली पेमेंट से जुड़ा अकाउंट इशू सामने आया है, जिसकी वजह से बाई ग्रुप का पूरा कंपनी अकाउंट फ्रीज हो गया है। उस अकाउंट में मौजूद 600 मिलियन कंपनी की पूरी वर्किंग कैपिटल है। अब न प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है और न ही कंपनी अपने बाकी जरूरी खर्च आसानी से संभाल सकती है। जिस प्रोजेक्ट को लियो अपनी सफलता मान रहा था, वही उसके और बाई ग्रुप के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाता है। लियो जिक्सिन इस प्रॉब्लम को हल करवाने के लिए चेन ग्रुप की फाइनेंस टीम से कांटेक्ट करता है। असिस्टेंट लू चेंजी को बताता है कि बाई ग्रुप के लियो जिक्सिन ने फ्रोजन अकाउंट का इशू सुलझाने के लिए किसी स्पेशलिस्ट को भेजने की रिक्वेस्ट की है। चेंजी व्यंग्य में कहता है कि पैसे न मिलने के कारण उसके फादर इन लॉ की तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। फिर वो असिस्टेंट लू से लियो की मदद करने के लिए कहता है, लेकिन किसी अनुभवी एम्प्लॉय को भेजने के बजाय कंपनी में आए कुछ नए इंटर्न्स को ये काम सौंप देता है। वो चाहता है कि इंटर्न्स भी इस प्रॉब्लम से थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें। असिस्टेंट लू समझ जाता है कि चेंजी जानबूझकर लियो को तुरंत राहत नहीं देना चाहता। वो कहता है कि नाकाबिल लियो जिक्सिन ने मैडम बाई के तरीकों को चुनौती देने की हिम्मत की है, इसलिए उसे परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। इसके बाद असिस्टेंट लू चेंजी को दूसरी खबर देता है। बाई लुओयू ने उस रात वाले मेल मॉडल की तलाश और तेज कर दी है। असिस्टेंट लू पूछता है कि क्या अब भी उससे सच छिपाना जरूरी है। उसके हिसाब से चेंजी को बाई लुओयू को बता देना चाहिए कि उस रात उसके साथ वही था। फिर वो बताता है कि बाई लुओयू इस समय यांग यांग के साथ उसी क्लब में मौजूद है और मेल मॉडल को ढूंढ रही है। क्लब में यांग यांग ने बाई लुओयू के सामने 6 मेल मॉडल्स खड़े किए होते हैं। वो गर्व से बताती है कि उसने काफी जांच के बाद इन 6 लोगों को चुना है। इंसिडेंट वाली रात का समय, जगह और उस आदमी के आने जाने के संभावित रास्ते को देखने के बाद यही लोग सबसे ज्यादा मैच करते हैं। यांग यांग बाई लुओयू से सभी को ध्यान से देखने के लिए कहती है, लेकिन बाई लुओयू मानती है कि उस रात दवा के असर में उसने उस आदमी का चेहरा ठीक से देखा ही नहीं था। अगर चेहरा याद नहीं है तो सिर्फ देखकर पहचानना मुश्किल है। यांग यांग कहती है कि चेहरा नहीं देखा, लेकिन आवाज तो सुनी होगी। वो पूछती है कि उस आदमी ने उस रात बाई लुओयू से क्या कहा था। कुछ समय सोचने के बाद बाई लुओयू को रिलैक्स शब्द याद आता है। यांग यांग 2 मॉडल्स को एक दूसरे को पकड़कर उसी टोन में रिलैक्स कहने के लिए बोलती है। फिर दूसरे लोगों से भी वही लाइन बुलवाई जाती है। क्लब में खड़े मेल मॉडल्स बार बार एक दूसरे को पकड़कर रिलैक्स कहते हैं, लेकिन बाई लुओयू को उनमें से किसी की आवाज सही नहीं लगती। तभी चेंजी वहां पहुंच जाता है। इतने सारे मेल मॉडल्स के बीच अपनी पत्नी को देखकर वो पूछता है कि बाई लुओयू आखिर कर क्या रही है। बाई लुओयू घबराकर सफाई देती है कि उसने इन लोगों को नहीं बुलाया। यांग यांग उसे बचाने के लिए कहती है कि सभी को उसने बुलाया था और बाई लुओयू सिर्फ क्यूरियोसिटी में देखने आई थी। दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश में अपनी बात और उलझा देती हैं। इसी दौरान क्लब के लोग चेंजी को देखते हैं और उसे कोई नया टॉप क्लास मेल मॉडल समझ लेते हैं। वे हैरान होते हैं कि बॉस इतने हैंडसम आदमी को किस कंपनी से खींच कर लाया है। एक आदमी चेंजी को वहां से ले जाने की कोशिश करता है। चेंजी उसे रोक देता है। बाई लुओयू सिचुएशन संभालते हुए चेंजी के पास जाती है और कहती है कि उसका हस्बैंड इतना हैंडसम है तो उसे बाहर मेल मॉडल्स ढूंढने की क्या जरूरत है।
बाई लुओयू चेंजी को क्लब से वापस घर ले आती है। वो उसे अंदर चलने के लिए कहती है, लेकिन चेंजी नाराज होकर बोलता है कि वो इस घर में आने के लायक कहाँ है। आखिर उसकी पत्नी तो बाहर मेल मॉडल्स देखने जाती है। बाई लुओयू उसे याद दिलाती है कि डिनर तैयार होने वाला है। वो पूछती है कि क्या चेंजी को भूख नहीं लगी, लेकिन चेंजी अपनी जगह से नहीं हिलता। आखिर में बाई लुओयू कहती है कि अगर वो अंदर नहीं आना चाहता तो वो अकेली जा रही है। चेंजी उसके पीछे चलता है और बाई लुओयू उसे धीरे चलने के लिए कहती है। यांग यांग पिछली रात की बात करते हुए बताती है कि वो आधी रात तक उसी मामले में लगी रही। चेंजी ने उससे क्लब में मेल मॉडल्स चुनने के तरीके तक पूछ लिए थे। इसके बाद वो बाई लुओयू से पूछती है कि घर लौटने के बाद चेंजी ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं। इसके बाद वो पूछती है कि यांग यांग ने उसे इतनी जल्दी किस जरूरी काम से बुलाया है। यांग यांग बताती है कि इस बार मेल मॉडल की तलाश में असली प्रोग्रेस हुई है। उसने एक टॉप क्लास हैकर की मदद से क्लब के डिलीट हो चुके सभी सर्विलेंस वीडियोस रिकवर करवा लिए हैं। अब उन्हें किसी की आवाज का अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। वीडियो में उस रात मौजूद आदमी का चेहरा साफ दिखाई देगा। कुछ ही देर में हैकर वीडियो भेज देता है। वीडियो खुलते ही दोनों हैरान रह जाती हैं। उसमें साफ दिखाई देता है कि उस रात बाई लुओयू के साथ मौजूद आदमी चेंजी था। वीडियो में उसकी वही आवाज सुनाई देती है जो बाई लुओयू को रिलैक्स कह रही थी। सच्चाई समझते ही बाई लुओयू गुस्से से भर जाती है। चेंजी ने सब जानते हुए भी उसे पूरी तरह बेवकूफ बनाए रखा। वो उसकी असली पहचान जानता था और फिर भी उसे मेल मॉडल की तलाश में भटकने दिया। बाई लुओयू गुस्से में कहती है कि वो चेंजी को छोड़ेगी नहीं। यांग यांग उसे शांत करते हुए पूछती है कि क्या वो सच में चेंजी से डिवोर्स लेना चाहती है। बाई लुओयू कहती है कि डिवोर्स लेने में भी उसका नुकसान नहीं है। वो चेंजी की आधी प्रॉपर्टी लेकर उसे इतना पछताने पर मजबूर कर सकती है कि उसका जीना मुश्किल हो जाए। यांग यांग निष्पक्ष होकर कहती है कि बाई लुओयू और चेंजी दोनों एक जैसे हैं। बाई लुओयू ने अपनी फैमिली के खिलाफ प्लान पूरा करने के लिए चेंजी से शादी की थी। दूसरी तरफ चेंजी ने पहचान छिपाकर उसके प्लान के अंदर अपना प्लान चला दिया। इस हिसाब से दोनों बराबर हैं। बाई लुओयू नाराज होकर पूछती है कि यांग यांग आखिर किसकी दोस्त है। यांग यांग तुरंत कहती है कि वो उसी की तरफ है। उधर आन जुआंग घबराकर चेंजी के पास आती है और बताती है कि बाई लुओयू दोपहर में अपना लगेज लेकर घर से चली गई। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो कुछ समय के लिए बाहर जा रही है और घर वालों को चिंता नहीं करनी चाहिए। चेंजी पूछता है कि वो कहाँ गई, लेकिन आन जुआंग को उसकी लोकेशन नहीं पता। चेंजी तुरंत समझ जाता है कि बाई लुओयू को शायद सच्चाई पता चल गई है। वो असिस्टेंट लू को लुओ जुए की लोकेशन पता करने का आदेश देता है। साथ ही कहता है कि उसके लिए कुछ महंगे और उदार गिफ्ट्स भी तैयार किए जाएं। चेंजी जानता है कि बाई लुओयू का पता पाने का सबसे आसान रास्ता उसकी बेस्ट फ्रेंड से होकर जाता है। चेंजी यांग यांग के पास पहुंचकर बाई लुओयू के बारे में पूछता है। यांग यांग पहले कहती है कि उसे कुछ नहीं पता और वो उसकी मदद नहीं कर सकती। फिर वो खुद ही बता देती है कि बाई लुओयू अपनी माँ के घर गई है। चेंजी पूछता है कि जब उसे लोकेशन पता थी तो वो अनजान बनने का नाटक क्यों कर रही थी। इसके बाद वो उसके सामने कुछ खास मेंबरशिप कार्ड्स रखता है। पहला कार्ड एक ग्लोबल सिंगल्स पार्टी का प्राइवेट गोल्ड कार्ड है, जहां सिर्फ अच्छे लुक्स और बड़ी प्रॉपर्टी वाले पुरुषों को एंट्री मिलती है। दूसरा एक हाई एंड एस्कॉर्ट क्लब की क्राउन मेंबरशिप है, जिसमें अच्छी एजुकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस और मजबूत बॉडी वाले युवकों को चुना जाता है। तीसरा ब्लैक हॉर्स क्लब का ओल्ड मनी पास है। उसकी सर्विसेज खुलकर बताना आसान नहीं है, लेकिन प्राइवेसी पूरी तरह गारंटीड है। इन कार्ड्स को देखकर यांग यांग पूछती है कि चेंजी उसे किस तरह की लड़की समझता है। चेंजी भरोसा दिलाता है कि वो बाई लुओयू से कहेगा कि उसने उसकी लोकेशन खुद पता की है। यांग यांग का नाम बीच में नहीं आएगा। यांग यांग उसे बाई लुओयू की नाराजगी की असली वजह समझाती है। बाई लुओयू सिर्फ इसलिए गुस्सा नहीं है कि चेंजी उस रात वाला आदमी निकला, वो इसलिए ज्यादा नाराज है क्योंकि चेंजी ने शुरुआत में सच नहीं बताया। उसे लग रहा है कि चेंजी जानबूझकर हिसाब लगा रहा था कि बाई लुओयू को उसका कितना एहसान मानना चाहिए। चेंजी गिफ्ट्स लेकर बाई लुओयू की माँ के घर पहुंचता है। माँ उसे फिर सामान लाते देखकर पूछती है कि वो इस बार किस काम से आया है। चेंजी साफ कहता है कि वो अपनी पत्नी को वापस लेने आया है। बाई लुओयू तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि वो चेंजी के साथ वापस नहीं जाएगी। चेंजी बातचीत से बात बनती न देखकर बाई लुओयू को उठाकर ले जाने लगता है। बाई लुओयू विरोध करते हुए पूछती है कि वो क्या कर रहा है। उसकी माँ भी चेंजी की इस सीधी हरकत पर हैरान होती है।
बाई लुओयू बार बार कहती है कि उसने अभी उसे माफ नहीं किया। चेंजी उससे पूछता है कि वो रात तक घर लौट आएगी या नहीं। बाई लुओयू कहती है कि पहले उसे कंपनी जाना है। चेंजी उसे 5 मिनट में तैयार होने के लिए कहता है और उसके काम पर जाने से नहीं रोकता। बाई ग्रुप की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। बैंक फाइनल नोटिस भेज चुका है कि अगर अकाउंट की प्रॉब्लम उसी दिन सॉल्व नहीं हुई तो कंपनी के सभी प्रोजेक्ट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे। कंपनी के नीचे बड़ी संख्या में वर्कर्स जमा होकर अपनी रुकी हुई वेजेस मांग रहे हैं। बाई ग्रुप के पास उन्हें देने के लिए वर्किंग कैपिटल नहीं बची है। बाई शिजे लियू जिक्सन पर गुस्सा करता है। लियू ने भरोसा दिलाया था कि वो सब संभाल लेगा, लेकिन अब डर के मारे खुद कांप रहा है। लियू कहता है कि बाई फैमिली को इस प्रॉब्लम से सिर्फ चेंज ही बचा सकता है। तभी बाई लुओयू कंपनी पहुंचती है। वो देखती है कि बाई ग्रुप के स्टॉक्स लगातार गिर रहे हैं और वर्कर्स नीचे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाई शिजे उसे देखकर राहत महसूस करता है। वो तुरंत कहता है कि बाई लुओयू चेंजी को फोन करे। उसे चेंजी से कम 1 बिलियन लेकर कंपनी को इस मुश्किल समय से निकालना होगा। बाई शिजे कहता है कि बाई फैमिली का फ्यूचर अब बाई लुओयू और चेंजी पर निर्भर है। बाई ग्रुप को बचाना उनके अपने हित में भी है। बाई लुओयू व्यंग्य में कहती है कि अपने पति की पावर और पर्सनल कनेक्शन का इस्तेमाल करना बहुत लो क्लास तरीका होगा। उसके पिता को अपने अच्छे भाई लियू से सोल्यूशन मांगना चाहिए। बाई शिजे उसे छोटी बातों का बदला लेने से रोकता है। बाई लुओयू साफ कहती है कि वो छोटी बात याद रखने वाली और बदला लेने वाली इंसान है। फिर वो लियू को कंपनी से बाहर करने की शर्त रखती है। बाई शिजे उल्टा बाई लुओयू पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि जब से बाई लुओयू कंपनी में आई है तब से प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। क्या वो बाई ग्रुप को बर्बाद करके ही खुश होगी? बाई लुओयू यही सवाल लियू की तरफ मोड़ देती है। वो पूछती है कि लियू ने कंपनी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कितने प्राइवेट काम किए और उनसे कितने फायदे कमाए। बाई फैमिली के लोगों को पहली बार पता चलता है कि नीचे प्रोटेस्ट कर रहे ज्यादातर वर्कर्स को लियू के संभाले बिजनेस के जरिए धोखा दिया गया था। उसने कंपनी के नाम और रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। लियू बाई शिजे को भाई कहकर सफाई देने की कोशिश करता है। बाई शिजे को आखिर समझ आता है कि उसके भरोसे का फायदा उठाया गया। वो लियू को तुरंत कंपनी से निकलने का आदेश देता है और कहता है कि अब उनकी मुलाकात कोर्ट में होगी। अगर लियू 1 सेकंड भी और वहां रुका तो पुलिस बुला ली जाएगी। लियू के जाने के बाद बाई शिजे खुद को बेचारा पिता दिखाने की कोशिश करता है। वो शिकायत करता है कि उसकी बेटी ही उसके खिलाफ खड़ी हो गई। बाई लुओयू उसकी एक्टिंग में नहीं आती। वो कहती है कि लियू ने अकेले सब नहीं किया होगा। इतने सालों से बाई ग्रुप की हालत लगातार खराब होती गई। परफॉर्मेंस गिरती रही और बैड डेट्स बढ़ते गए। बाई शिजे कंपनी को बेहतर बनाने के बजाय जितना हो सके पैसा निकालकर अपनी रिटायरमेंट सुरक्षित करने में लगा रहा। वो कहती है कि उसकी मां के जाने के बाद बाई ग्रुप का मैनेजमेंट पूरी तरह बिगड़ गया। बाई शिजे अब भी मानता है कि कंपनी किसी महिला के हाथ में नहीं होनी चाहिए। वो अपनी पत्नी को वापस बुलाने के बजाय कंपनी को बर्बाद होते देखना ज्यादा पसंद करता है। बाई लुओयू उसे याद दिलाती है कि बाई ग्रुप उसकी अकेली मेहनत से नहीं बना। कंपनी की शुरुआत उसकी मां ने अपने पिता के पैसों और अपनी मेहनत से की थी। इसके बाद बाई लुओयू पिता के सामने 2 चॉइसेस रखती है। पहली चॉइस ये है कि वो शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करके बाई ग्रुप उसके हवाले कर दे। बदले में बाई लुओयू उसके पास रिटायरमेंट के लिए कुछ शेयर्स छोड़ देगी। दूसरी चॉइस में बाई शिजे कंपनी अपने पास रख सकता है, लेकिन बिना नई फंडिंग के ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह में बाई ग्रुप पुराने बैड डेट्स के बोझ से गिर जाएगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से सारी जिम्मेदारी बाई शिजे पर आएगी। बाई शिजे समझ जाता है कि फ्रोजन अकाउंट, लियू का लालच और कंपनी का क्राइसिस सब बाई लुओयू के बनाए प्लान का हिस्सा थे। वो उसे रूथलेस कहता है। बाई लुओयू जवाब देती है कि वो रूथलेस नहीं है। वो सिर्फ अपनी माँ की बनाई कंपनी को बचाना और वापस लेना चाहती है। अगर पिता अग्रीमेंट पर साइन कर देता है तो उनके बीच फैमिली का थोड़ा सा रिश्ता बचा रहेगा। अगर उसने मना किया तो वो कंपनी के साथ खुद भी बर्बाद होगा। बाई ग्रुप का कंट्रोल मिलने के बाद बाई लुओयू शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट लेकर अपनी माँ के पास जाती है। वो उन्हें खुशखबरी देना चाहती है, लेकिन माँ बताती है कि कंपनी के एक पुराने कोलीग ने उन्हें दोपहर में ही फोन करके सब बता दिया था। बाई लुओयू कहती है कि अब माँ को अगले दिन कंपनी लौटने की तैयारी करनी चाहिए। आखिर वो कंपनी हमेशा से उन्हीं की थी, लेकिन माँ साफ मना कर देती है। वो बताती है कि उन्हें बिजनेस करना कभी पसंद नहीं था। कॉर्पोरेट दुनिया की चालें, झूठ और एक दूसरे को गिराने की कोशिश उन्हें हमेशा थका देती थी। जब वो जवान थी तब प्यार और खुद को साबित करने की इच्छा में उन्होंने कंपनी के लिए दिन रात मेहनत की। बाई लुओयू के जन्म के बाद उनका लक्ष्य बेटी को अच्छी जिंदगी देना था, इसलिए उन्होंने सब कुछ सहन किया। बाई लुओयू उनकी बात समझ जाती है। वो कहती है कि माँ हमेशा दूसरों को पहले रखती आई है और खुद को महत्व देना नहीं जानती थी। अगर अब वो कंपनी में नहीं लौटना चाहती तो बाई लुओयू उनके डिसीजन का पूरा सपोर्ट करेगी।
माँ पूछती है कि क्या बाई लुओयू उस रात वहीं रुकेगी। बाई लुओयू तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि वो सिर्फ माँ के साथ कुछ समय बिताने आई थी, लेकिन रात को अपने घर वापस जाएगी। देर रात बाई लुओयू वापस चेंजी के घर पहुंचती है। चेंजी उससे पूछता है कि क्या इतनी देर होने की वजह से उसे भूख लगी है। बाई लुओयू बिना ज्यादा बात किए कहती है कि वो अपनी माँ के घर खाना खा चुकी है। आज वो काफी थक गई है, इसलिए सीधे आराम करना चाहती है। उसका ये ठंडा व्यवहार देखकर चेंजी समझ नहीं पाता कि वो अब भी गुस्सा है या उसे किसी दूसरे तरीके से परेशान कर रही है। वो खुद से पूछता है कि बाई लुओयू आखिर उसके साथ कौन सी नई चाल चल रही है। अगले हिस्से की बातचीत पूरी तरह साफ नहीं होती। जागने, अकेले होने और बाहर जाने की बातें होती हैं। चेंजी के कंपनी जाने और बाई लुओयू द्वारा उसे मेल मॉडल जैसा ट्रीट करने का भी जिक्र आता है। ऑफिस में असिस्टेंट लू चेंजी से पूछता है कि क्या मैडम के लिए फूल या केक खरीदना चाहिए। चेंजी पूछता है कि क्या बाई लुओयू का बर्थडे है। असिस्टेंट लू बताता है कि बर्थडे नहीं है। बाई लुओयू ने पिछले दिन बाई शिजे के साथ शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अब वो ऑफिशियली बाई ग्रुप की प्रेसिडेंट बन चुकी है, इसलिए शायद उसकी सफलता सेलिब्रेट करनी चाहिए। फिर असिस्टेंट लू हिचकते हुए एक और बात कहता है, इस पूरे प्लान की सबसे बड़ी विनर बाई लुओयू है। उसने अपनी माँ की कंपनी वापस ले ली, बाई शिजे का कंट्रोल खत्म कर दिया और इस प्रोसेस में चेन और साई ग्रुप्स की पावर का इस्तेमाल किया। असिस्टेंट लू पूछता है कि क्या ये सब शुरुआत से बाई लुओयू की प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। क्या उसने चेंजी से शादी भी इसी फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए की थी। चेंजी को लगता है कि बाई लुओयू ने उसका पूरा इस्तेमाल कर लिया। वो हैरान है कि उसने बिना खुलकर कुछ बताए बाई शिजे को पूरी तरह कमजोर कर दिया और बाई ग्रुप अपने हाथ में ले लिया। दूसरी तरफ बाई लुओयू उस बिजनेस एसोसिएट को धन्यवाद देती है जिसने उसके प्लान में मदद की। वो कहती है कि उसकी सहायता के बिना सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हो पाता। वो आदमी कहता है कि बाई लुओयू को सबसे ज्यादा धन्यवाद अपने हस्बैंड को देना चाहिए। इतनी बड़ी फाइनेंशियल गारंटी के लिए अगर चेंजी तैयार नहीं होता तो बोर्ड कभी उस रकम को अप्रूव नहीं करता। वो बाई लुओयू के चेहरे से समझ जाता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है। वो मजाक में ऑफर करता है कि अगर बाई लुओयू डिवोर्स लेना चाहे तो वो उसकी मदद कर सकता है। उसके हिसाब से इतनी जल्दी शादी करके बाई लुओयू ने अनमैरिड पुरुषों की मार्केट का नुकसान कर दिया। बाई लुओयू तुरंत कहती है कि उसका और चेंजी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, उनके बीच कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तभी चेंजी वहां पहुंच जाता है। वो उस आदमी से कहता है कि अगर उसके पास ज्यादा खाली समय है तो वो उसके लिए कोई काम ढूंढ सकता है। फिर चेंजी बाई लुओयू को अपने साथ ले जाने लगता है। बाई लुओयू शिकायत करती है कि उसे अभी बिजनेस पर और डिस्कशन करनी है। चेंजी कहता है कि सामने वाला अगले दिन तक मरने वाला नहीं है, इसलिए बाकी बात कल हो सकती है। चेंजी की नाराजगी बढ़ती जाती है। वो शिकायत करता है कि उसकी पत्नी हर दिन उसे मेल मॉडल की तरह ट्रीट करती है। उससे पूछा जाता है कि आखिर उसकी वाइफ कौन है, जबकि उसे शांत रहने और जल्दबाजी में कुछ गलत न करने की सलाह भी दी जाती है। चेंजी सीधे बाई लुओयू से सवाल करता है कि क्या उसने अपना काम पूरा होने तक उसका इस्तेमाल किया और अब सब हासिल होते ही उसे नजरअंदाज कर रही है। बाई लुओयू पूछती है कि उसने चेंजी का किस तरह इस्तेमाल किया। फिर वो मानती है कि कम से कम कानूनी तौर पर चेंजी उसका हस्बैंड जरूर है। चेंजी उसे चेन ग्रुप के प्रोजेक्ट्स की संख्या याद दिलाता है। बाई लुओयू पूछती है कि क्या वो उसके सामने अपनी वेल्थ दिखा रहा है। चेंजी कहता है कि वो सिर्फ ये समझाना चाहता है कि उसमें अभी भी बहुत वैल्यू बची है। बाई लुओयू ने उसके बिजनेस कनेक्शंस का एक बार इस्तेमाल किया है, लेकिन आगे भी लंबे समय तक कर सकती है। चेन ग्रुप के अलावा उसके पास अच्छी एजुकेशन, सर्टिफिकेट्स और बड़ा सोशल सर्कल भी है। अगर बाई लुओयू को इनमें से कुछ यूजफुल न लगे तो चेंजी घर के काम भी कर सकता है। वो कपड़े धो सकता है, खाना बना सकता है और फ्यूचर में बच्चों की देखभाल भी कर सकता है। उसके जैसा वैल्यूएबल आदमी बाई लुओयू को मुश्किल से मिलेगा। बाई लुओयू कहती है कि उसकी नाराजगी इसलिए नहीं है कि अब चेंजी बेकार हो गया है। वो इस बात से गुस्सा है कि उस रात चेंजी ही मेल मॉडल था, लेकिन उसने सच्चाई नहीं बताई। उसने बाई लुओयू को बेवकूफ बनते हुए देखा और फिर भी चुप रहा। चेंजी पहली बार खुलकर बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उस रात उसने बाई लुओयू को देखते ही पहचान लिया था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने अपनी असली पहचान और पिछली बात बता दी तो बाई लुओयू उससे दूर चली जाएगी। वो डरता था कि वो उसे अपने पास नहीं रख पाएगा। इसी इनसिक्योरिटी की वजह से वो जल्दबाजी में उससे शादी के लिए तैयार हो गया और हर बात पर उसका साथ देता रहा। चेंजी आखिर मान लेता है कि वो बाई लुओयू को बहुत लंबे समय से पसंद करता है। वो उससे पूछता है कि क्या अब वो उसे माफ कर सकती है।
बाई लुओयू का गुस्सा भी पूरी तरह असली नहीं था। वो कहती है कि उसने सच में हमेशा नाराज रहने का प्लान नहीं बनाया था। चेंजी उसकी बात सुनकर उसे अपने साथ कमरे की तरफ ले जाने लगता है। बाई लुओयू पूछती है कि चेंजी उसे रूम में क्यों ले जा रहा है जबकि अभी दिन का समय है। चेंजी उसके और करीब आता है। बाई लुओयू चेतावनी देती है कि अगर वो आगे बढ़ा तो वो इसे उसकी तरफ से इनविटेशन मानेगी। फिर बाई लुओयू उससे प्रॉमिस करवाती है कि वो हमेशा उसके लिए डिवोटेड रहेगा और फ्यूचर में उसकी बात के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। चेंजी उसकी शर्त स्वीकार कर लेता है। बाई लुओयू असली सवाल पूछती है, क्या चेंजी ने उसे पहली बार देखते ही पसंद कर लिया था या वो किसी भी लड़की के उसके पास आने पर ऐसा ही करता? चेंजी साफ कहता है कि बात किसी भी लड़की की नहीं थी। उसने बाई लुओयू को पहली नजर में पहचान लिया था। तभी बाई लुओयू को पुरानी आग वाली घटना याद आती है। उसने कभी एक घायल व्यक्ति की मदद की थी। अब उसे समझ आता है कि वो व्यक्ति चेंजी था। वो तुरंत उसकी पुरानी इंजुरीज के बारे में पूछती है। चेंजी बताता है कि उस समय एक एंजल ने उसकी मदद की थी और अब उसके शरीर पर उस घटना का कोई स्कार भी नहीं बचा। चेंजी बाई लुओयू को अपना सेवियर कहता है। वो मजाक में बोलता है कि पत्नी ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसे अपना शरीर देकर ये एहसान चुकाना चाहिए। बाई लुओयू कहती है कि तब लोगों को सच में ज्यादा अच्छे काम करने चाहिए क्योंकि उसका किया अच्छा काम काफी फायदेमंद साबित हुआ। चेंजी उससे एक और अच्छा काम करने के लिए कहता है। बाई लुओयू समझती है कि वो भूखा है और खाना खाने चलने की बात करती है। चेंजी जवाब देता है कि उसे खाना नहीं, बाई लुओयू ही चाहिए। बाई लुओयू पूछती है कि वो अचानक इतना फ्लर्ट करना कहाँ से सीख गया। उधर झाओ यू और उसकी माँ को पता चलता है कि बाई लुओयू ने बाई ग्रुप का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। अब वो सिर्फ चेंजी की पत्नी नहीं बल्कि अपनी कंपनी की प्रेसिडेंट भी है। उन्हें चिंता है कि चेंजी के साथ बाई लुओयू खड़ी रही तो चेन फैमिली के मामलों में दखल देना और ज्यादा मुश्किल होगा। झाओ यू की माँ उसे जल्दबाजी न करने के लिए कहती है। जब तक चेंजी के पिता मौजूद हैं, तब तक फाइनल रिजल्ट तय नहीं है। उनकी सबसे बड़ी चिंता अली की पोजीशन है। चेंजी के मजबूत होने के बाद अली के हाथ में कुछ नहीं बचा है। फिर दोनों अपनी पुरानी साजिश का जिक्र करती हैं। उन्होंने पहले भी चेंजी की कार के साथ छेड़छाड़ करके उसका एक्सीडेंट करवाया था। उस बार वो बच गया था। अब वे दोबारा वही तरीका इस्तेमाल करने का फैसला करती हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार वे चेंजी को बचने का मौका नहीं देना चाहती। झाओ यू और उसकी माँ चेंजी के पिता के पास पहुंचती हैं। वो पहले से नाराज बैठा होता है। पूछने पर वो बताता है कि चेंजी और शिए चेनयान ने मिलकर बाई फैमिली से जुड़ा इतना बड़ा बिजनेस डिसीजन लिया, लेकिन उससे पूछना जरूरी नहीं समझा। झाओ यू तुरंत उसके गुस्से को बढ़ाती है। वो कहती है कि पावर मिलने के बाद चेंजी अपने पिता का सम्मान करना भूल गया। झाओ यू की माँ ऊपर से अपने हस्बैंड को शांत करने का नाटक करती है। वो कहती है कि फादर सन रिलेशनशिप खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाती है कि चेंजी अब चैन फैमिली का मैनेजमेंट संभालता है और फ्यूचर में उन सभी को उसके नीचे काम करना पड़ सकता है। ये सुनते ही चेंजी के पिता और ज्यादा भड़क जाते हैं। वो पूछता है कि क्या अब उसे अपने बेटे के लिए काम करना पड़ेगा। वो तुरंत चेंजी को फोन करके घर बुलाने का फैसला करता है। चेंजी को अपने पिता का फोन आता है और उसे अगले कुछ दिनों में घर आने के लिए कहा जाता है। बाई लुओयू को ये अचानक बुलावा अजीब लगता है। वो याद दिलाती है कि उनके वेडिंग वाले दिन चेंजी के पिता ने खुद सबके सामने उससे संबंध तोड़ने और उसे अपना बेटा न मानने की घोषणा की थी। अब वही आदमी अचानक उन्हें घर क्यों बुला रहा है? बाई लुओयू को शक होता है कि शायद वो चेन फैमिली का सक्सेसर बदलने की तैयारी कर रहा है। चेंजी समझ जाता है कि इसके पीछे झाओ यू ने जरूर कोई चाल चली है। फिर वो कहता है कि उनका बुलावा बुरा नहीं है। इसी बहाने उन्हें झाओ यू और उसके साथ मिले सभी लोगों को एक साथ पकड़ने का मौका मिलेगा। दोनों इस बार पूरे मामले को खत्म करने की तैयारी के साथ चेन फैमिली के घर जाने का फैसला करते हैं। चेंजी और बाई लुओयू पुराने चेन हाउस पहुंचते हैं। झाओ यू और उसकी माँ उन्हें देखकर बहुत प्यार से स्वागत करने का नाटक करती हैं। वो चेंजी को चाय पीने के लिए बुलाती हैं और उसके पिता को भी नॉर्मल व्यवहार करने के लिए कहती हैं। लेकिन चेंजी के पिता आते ही बाई फैमिली वाले प्रोजेक्ट पर सवाल करते हैं। वो पूछता है कि चेंजी ने इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले उसकी परमिशन क्यों नहीं ली। चेंजी जवाब देता है कि चेन फैमिली का प्रेसिडेंट होने की वजह से उसे कंपनी के डिसीजंस खुद लेने का अधिकार है। हर छोटी बात के लिए उसे अपने पिता से पूछने की जरूरत नहीं है। उसके पिता उसे शॉर्ट साइटेड कहते हैं। बाई लुओयू सिचुएशन संभालने के लिए उन्हें डैड कहती है और समझाती है कि चेंजी उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन चेंजी के पिता उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अभी तक इस मैरिज को स्वीकार नहीं किया, इसलिए बाई लुओयू उन्हें डैड न कहे। इसी दौरान बाई लुओयू की तबीयत खराब होने जैसी स्थिति सामने आती है। चेंजी कहता है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे ऐसे स्ट्रेसफुल फैमिली गैदरिंग्स में नहीं बुलाना चाहिए। चेंजी के पिता प्रेगनेंसी की बात सुनते ही बदल जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या बाई लुओयू सच में प्रेग्नेंट है।
बाई लुओयू कहती है कि चेंजी हर रात काफ़ी बिजी रहता है, इसलिए उसी से पूछा जाना चाहिए। प्रेगनेंसी को अच्छी खबर मानकर चेंजी के पिता तुरंत खुश हो जाते हैं। झाओ यू कहती है कि वो एक अच्छे डॉक्टर को जानती है। अगर चेंजी बिजी हो तो वो अपनी सिस्टर इन लॉ को चेकअप के लिए ले जा सकती है। चेंजी उसकी मदद लेने से मना करता है। वो कहता है कि चाहे कितना भी बिजी हो, अपने बच्चे के लिए टाइम जरूर निकालेगा। वो बच्चे को पहले ही बेटा कह देता है। जब उससे पूछा जाता है कि उसे कैसे पता कि बेटा होगा, तो चेंजी कहता है कि बाई लुओयू को खट्टी चीजें पसंद है, इसलिए जरूर बेटा होगा। ग्रैंड चाइल्ड की खुशी में चेंजी के पिता बिजनेस की बात रोक देते हैं। वो कहते हैं कि आज सिर्फ फैमिली मील होगा और कोई काम की चर्चा नहीं की जाएगी। झाओ यू फिर भी अली की जॉब का विषय उठाती है। वो पूछती है कि क्या आज अली के फ्यूचर पे बात नहीं होनी थी। चेंजी के पिता उस पर नाराज होकर पूछते हैं कि क्या अब वो भी चैन फैमिली के बिजनेस में दखल देगी। बात चल ही रही होती है कि बाहर से अली को पकड़कर लाया जाता है। वो छूटने की कोशिश करता है। स्टाफ बताता है कि अली चेंजी की कार के साथ छेड़छाड़ कर रहा था और उसे रंगे हाथों पकड़ा गया है। अली पहले दावा करता है कि वो सिर्फ वहां से गुजर रहा था, लेकिन स्टाफ के पास उसकी हरकत का वीडियो होता है। एविडेंस सामने आते ही अली टूट जाता है। वो अपने पिता से माफी मांगते हुए कहता है कि ये उसका प्लान नहीं था। झाओ यू और उसकी माँ ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। दोनों तुरंत आरोप से इनकार करती हैं। झाओ यू कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और अपने पिता की खराब होती हालत का बहाना बनाकर वहां से निकलना चाहती है। चेंजी मामले को पुलिस के हवाले करने का फैसला करता है। वो अपने पिता से कहता है कि बाकी सिचुएशन अब वो खुद संभालें। फैमिली मेंबर्स चेंजी से अली को बचाने की विनती करते हैं। वे कहते हैं कि वो आखिर उसका भाई है और पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, मगर चेंजी उनके दबाव में नहीं आता। मामला बिगड़ते देखकर फैमिली के सदस्य डैड और ग्रैंडपा की हालत पूछते हैं। इसके बाद चेंजी और बाई लुओयू अपने घर लौट आते हैं। घर पहुंचते ही बाई लुओयू को तेज भूख लगी होती है। वो आंट जुआंग को आवाज देकर खाने के बारे में पूछती है। फिर उसे पता चलता है कि आंट जुआंग किसी जरूरी काम से कुछ दिनों की छुट्टी पर गई हैं। आज किचन में चेंजी खुद खाना बना रहा होता है। बाई लुओयू को विश्वास नहीं होता कि चैन ग्रुप का प्रेसिडेंट खाना बनाना भी जानता है। वो खुशी से कहती है कि वो उसका बनाया खाना जरूर चखेगी। चेंजी खाना बनाते हुए उससे गार्लिक लाने के लिए कहता है। बाई लुओयू गार्लिक लेकर लौटती है तो वो शुगर मांग लेता है। शुगर देने के बाद वो पानी उबालने के लिए कहता है। बाई लुओयू शिकायत करती है कि चेंजी सारी चीजें एक साथ क्यों नहीं बता सकता। वो बार बार किचन के चक्कर लगवा रहा है। चेंजी कहता है कि उसका ध्यान किसी दूसरे काम में था। वो बाई लुओयू से पूछता है कि कंपनी में उसका दिन कैसा रहा। बाई लुओयू कहती है कि सब ठीक रहा। चेंजी बताता है कि उसने आज अपनी मदर इन लॉ को फोन किया था। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि किसी दिन उनके घर डिनर करने आएंगी। बाई लुओयू उसे अपनी माँ से कांटेक्ट करते रहने के लिए कहती है। चेंजी सहजता से कहता है कि वो उसकी मदर इन लॉ है। बाई लुओयू को ये नया रिलेशनशिप थोड़ा अजीब लगता है। चेंजी कहता है कि बाई लुओयू की माँ अब उसकी माँ भी है। बाई लुओयू इस बात के लिए उसे धन्यवाद देती है। चेंजी पूछता है कि ऑर्डिनरी फैमिली लाइफ के लिए धन्यवाद देने की क्या जरूरत है, हस्बैंड वाइफ के बीच ऐसा होना नॉर्मल है। बाई लुओयू मजाक में पूछती है कि आज उसने ऐसा क्या देख लिया जो पावरफुल सीईओ अचानक जमीन पर उतरकर ऑर्डिनरी लाइफ की बातें करने लगा। चेंजी बताता है कि उसने आज पॉर्क, वेजिटेबल्स और टोमेटोज बेचने वाले आम वेंडर्स देखे। बाई लुओयू मजाक करती है कि कहीं असली चेंजी को किसी दूसरी चीज ने रिप्लेस तो नहीं कर दिया। उसे उसका बदला हुआ घरेलू रूप अब भी हैरान कर रहा है। खाना तैयार होने पर बाई लुओयू उसे चखती है और चेंजी की कुकिंग की तारीफ करती है। वो पूछती है कि उसने इतना अच्छा खाना बनाना कब सीखा। चेंजी बताता है कि बचपन में अक्सर घर पर कोई नहीं होता था, इसलिए उसे अपने लिए खाना खुद बनाना पड़ता था। बार बार बनाते हुए उसने कुकिंग सीख ली। उसका बचपन याद करके बाई लुओयू कहती है कि उसने बहुत मुश्किलें सहन की हैं। चेंजी मानता है कि पहले की जिंदगी कठिन थी, लेकिन आखिर में भगवान ने उसे बाई लुओयू दे दी। बाई लुओयू कहती है कि चेंजी इस खुशी का हकदार है। उसकी बात सुनकर चेंजी को उस पर और प्यार आता है। वो मजाक में पूछता है कि क्या अब उसे हर दिन घर लौटकर बाई लुओयू की सेवा करनी होगी। फिर भी वो इसके लिए तैयार है। चेंजी इतनी आसानी से उसकी बात मानता है कि बाई लुओयू पूछती है कि वो अचानक इतना ओबीडियंट कैसे हो गया। चेंजी उसे पास बुलाकर किस मांगता है। वो कहता है कि उसने ताइची से इंस्पायर्ड होकर किस करने का नया तरीका सीखा है। दोनों किस करते हैं और चेंजी पूछता है कि उसे कैसा लगा। बाई लुओयू उसके बदले हुए व्यवहार पर पूछती है कि कहीं लौटते समय उसकी कार का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। शायद उसके दिमाग में जरूरत से ज्यादा प्यार भर गया है।
वो मजाक में चेंजी के सिर की मसाज करने लगती है। चेंजी तुरंत लेट जाता है ताकि उसे मसाज करने में आसानी हो। बाई लुओयू कहती है कि अगर मसाज से उसका लव ब्रेन ठीक नहीं हुआ तो वो हेड ट्रांसप्लांट करके उसे निकाल सकती है। चेंजी को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके लिए प्यार में डूबा रहना ही ठीक है। और इसके साथ ही ये ड्रामा यहीं एंड होता है।